बॉस आयरन स्वॉर्ड मालिक। जब मार्शल यूनियन के कुछ खिलाड़ियों ने देखा कि आयरन स्वॉर्ड लान को आसानी से हरा दिया गया है तो वे सभी बेहद हैरान रह गए। उन्होंने पहले भी आयरन स्वॉर्ड लान की अपार शक्ति देखी थी, जो खिलाड़ियों को ऐसे मार डालता था मानो वह सिर्फ सब्जियां काट रहा हो। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि शी फैंग ने कुछ ही चालों में आयरन स्वॉर्ड लान को मार डाला है तो यह वाकई एक अविश्वसनीय दृश्य था। दूर से देख रहे विभिन्न गिल्डों के उच्च अधिकारी भी इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। केवल स्टैबिंग हॉट ही शी फैंग की शक्ति से भलीभांति परिचित था। जिस क्षण आयरन स्वॉर्ड लान ने शी फैंग को उकसाया, स्टैबिंग हॉट समझ गया कि रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन का अंत हो चुका है। हालांकि वहां मौजूद अन्य लोगों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। किसी ने कुछ भी कहा हो, रेड लीफ टाउन में आयरन स्वॉर्ड लान ने काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। पहले तो लोगों ने सिर्फ यही सुना था कि शी फैंग ने घात लगाकर आयरन स्वॉर्ड लान पर हमला किया था और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। हालांकि अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो आयरन स्वॉर्ड लान निश्चित रूप से विजयी होता। फिर भी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक सीधी लड़ाई में आयरन स्वॉर्ड लान कुछ ही चालों में आसानी से हार जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। शी फैंग की तलवारें निकालने की गति और सटीकता को देखते हुए वह सिर्फ 2 तलवारों से 4 तलवारों की आकृतियां बना रहा था। यहां तक कि विभिन्न गिल्ड के उच्च अधिकारियों के लिए भी उन सभी हमलों को रोकना संभव नहीं था। शी फैंग की अत्यधिक उच्च आक्रमण शक्ति के अलावा आयरन स्वॉर्ड लान निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। शी फैंग कोई साधारण तलवारबाज नहीं था, इसीलिए हिम देवी ने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने पहले सोचा था कि आयरन स्वॉर्ड लान हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब जब मैं उसे देख रहा हूं तो वह तो बस एक छोटे से वर्चुअल रियलिटी गेम का नौसिखिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बेवकूफ और दिमागहीन होगा, जो भी मिले उसे काट खाएगा। हे मार्शल यूनियन का तो इस बार काम तमाम हो गया। पहले तो उसने जाकर इतने उच्च कोटि के विशेषज्ञ को उकसाया, अब तो उसने हिम देवी के खिलाफ अंधाधुंध युद्ध छेड़ दिया है। क्या उसे लगा था कि ईश्वर के क्षेत्र में घुसपैठ करना इतना आसान होगा? अगर वो असलियत में ही मूर्ख होता तो काफी होता। अब तो वो भगवान के क्षेत्र में भी ऐसा ही दिखा रहा है। एक छोटे से खेल से आए हुए व्यक्ति से यही उम्मीद थी। उसे सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। मार्शल यूनियन को अब रेड लीफ टाउन से अपना नाम जरूर हटाना पड़ेगा। प्रतिदिन कई कार्यशालाएं और संघ ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करते थे। इसी प्रकार प्रतिदिन कई कार्यशालाएं और संघ ईश्वर के क्षेत्र से गायब भी हो जाते थे। ये ईश्वर के क्षेत्र में एक सामान्य घटना थी। आयरन स्वॉर्ड लान की मृत्यु के बाद मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा था। देखते ही देखते मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों में अफरा तफरी मच गई और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शी फैंग स्वाभाविक रूप से मार्शल यूनियन को करारा झटका देने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। आयरन स्वॉर्ड लान द्वारा गिराए गए लूट के सामान को उठाते ही शी फैंग ने विंडवॉक को सक्रिय किया और बचे हुए खिलाड़ियों का शिकार करने निकल पड़ा। लेवल 3 के नौसिखियों को नजरअंदाज करते हुए शी फैंग ने विशेष रूप से मार्शल यूनियन के कुलीन खिलाड़ियों का पीछा किया। इन खिलाड़ियों में से प्रत्येक को मारने पर शी फैंग को कांस्य उपकरण का एक टुकड़ा प्राप्त होता था, जिससे मार्शल यूनियन को भारी नुकसान होता था। ड्रिफ्टिंग ब्लड, हम फिर मिलेंगे। शी फैंग ने मार्शल यूनियन के कई कुलीन सदस्यों के भागने का रास्ता रोक दिया और उनमें से एक परिचित व्यक्ति को पहचान लिया। ये वही ड्रिफ्टिंग ब्लड था जिसने वायलेट क्लाउड को परेशान किया था और फिर शी फैंग से पंगा लेने आया था। ड्रिफ्टिंग ब्लड चौंक कर उछल पड़ा। कांपते हुए उसने शी फैंग की ओर उंगली करते हुए दबे स्वर में कहा, ये फैंग, तू बेशर्म कमीना। तू किस तरह का माहिर है जो एक ही व्यक्ति से 4 लोगों को धमकाता है? आगे कुछ बोले बिना शी फैंग ने आगे बढ़कर अपनी दोनों तलवारें चलाईं। 8 तलवारों की आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने तुरंत चारों खिलाड़ियों की जान लेने का लक्ष्य साधा। चारों में से एक शील्ड वॉरियर ने तुरंत शील्ड वॉल सक्रिय कर दी और शी फैंग के हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच ड्रिफ्टिंग ब्लड ने शी फैंग पर चॉप का इस्तेमाल किया, जबकि एक अन्य बरसेकर ने चार्ज का और एक कर्समैंसर ने डार्क एरो का प्रयोग किया। शी फैंग ने देखा कि चारों का सहयोग बहुत अच्छा था। अगर वह उन पर सीधे हमला करता तो उसके लिए यह फायदेमंद नहीं होता। ये सोचकर शी फैंग ने फैंटम किल का प्रयोग किया, जिससे उसका हमशक्ल उसके सामने के हमलों को रोक देता है। फिर शी फैंग ने तेजी से अपना शरीर घुमाया, उसके पैर मायावी चाल चलते हुए पीछे परछाई छोड़ गए। इसी बीच शी फैंग के हमशक्ल ने लगातार चारों खिलाड़ियों के हमलों को नाकाम किया और इस प्रक्रिया में उसे भी कुछ नुकसान पहुंचा।
हालांकि शी फैंग के एक तरफ हटने के बाद उसने अचानक अगाध तलवार लहराई। थंडरिंग फ्लैश से निकली बिजली की 3 लकीरों ने उसके हमशक्ल से लड़ रहे तीनों हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों पर प्रहार किया, जिससे ड्रिफ्टिंग ब्लड और दूसरा बरसेकर तुरंत मारे गए। शील्ड वॉरियर ने शील्ड वॉल सक्रिय कर रखी थी, इसलिए वह हमले से बाल बाल बच गया। हालांकि शी फैंग के हमशक्ल ने इस मौके का फायदा उठाकर शील्ड वॉरियर पर वार कर दिया। अब केवल मंत्रोच्चार कर रहा कर्समैन से ही बचा था। शी फैंग ने विंड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर आंधी की तरह कर्समैन से की ओर झपट्टा मारा। ये दृश्य देखकर कर्समैन से भयभीत होकर भागने लगा। हालांकि शी फैंग ने चॉप का इस्तेमाल किया और उसकी तलवार कर्समैन से की पीठ पर जा लगी, जिससे उसे -1156 का गंभीर नुकसान हुआ और वह तुरंत मर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। साजो सामान और युद्ध तकनीकों में अंतर के कारण शी फैंग ने लड़ाई को जल्दी समाप्त कर दिया। चारों खिलाड़ियों द्वारा छोड़े गए साजो सामान को लूटने के बाद शी फैंग ने मार्शल यूनियन के अन्य कुलीन खिलाड़ियों की तलाश जारी रखी। 10 मिनट बाद मार्शल यूनियन के सभी कुलीन खिलाड़ी मारे गए। इस बार मार्शल यूनियन को जो नुकसान हुआ वह बेहद विनाशकारी था। अब उनके लिए रेड लीफ टाउन पर वर्चस्व के लिए अन्य गिल्डों से मुकाबला करना लगभग असंभव था। मिस स्नो, आज मदद करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा हमारा नुकसान बहुत बड़ा होता। शी फैंग ने जेंटल स्नो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। भले ही वह मार्शल यूनियन के खिलाफ लड़ाई में कई खिलाड़ियों को मार गिराने में कामयाब हो जाए और अंत में बच भी जाए, लेकिन उसके अन्य साथी निश्चित रूप से मारे जाते। ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास है। हालांकि रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन को भारी नुकसान हुआ है, फिर भी अन्य कस्बों में मार्शल यूनियन के सदस्य मौजूद हैं। जब सभी लोग लेवल 10 पर व्हाइट रिवर सिटी में इकट्ठा होंगे, तो मार्शल यूनियन के उस छोटे समूह से निपटना इतना आसान नहीं होगा। जेंटल स्नो ने धीरे से कहा, मैं देख रही हूं कि आप बिना किसी गिल्ड के एक स्वतंत्र खिलाड़ी हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा गिल्ड आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो आप आसानी से मार्शल यूनियन का निशाना बन सकते हैं। आप ओरोबोरोस में क्यों नहीं शामिल हो जाते? जी हाँ बड़े भाई, ये फैंग। ओरोबोरोस की शक्ति के साथ जब तक हम व्हाइट रिवर सिटी पहुंचेंगे, तब तक प्रथम श्रेणी के गिल्ड के लोग भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारा गिल्ड बेहद अच्छे लाभ प्रदान करता है, शियाओ युए ने टिप्पणी की। मिस स्नो की चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे आज़ादी की इतनी आदत हो गई है कि मैंने पहले कभी किसी गिल्ड में शामिल होने का इरादा नहीं किया था। शी फैंग ने सीधे सीधे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ओरोबोरोस एक अच्छा गिल्ड था, फिर भी उसमें कई समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए जेंटल स्नो को ही ले लीजिए। वो स्पष्ट रूप से गिल्ड की प्रथम उपनेता थीं, फिर भी उन्होंने अंत में ओरोबोरोस छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे शी फैंग को शैडो से आसानी से निकाल दिया गया था। अंततः अपने निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के हाथों में रखना ही सबसे अच्छा था। चूंकि आपकी यही सोच है, इसलिए मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए जोर नहीं दूंगी। हालांकि अगर भविष्य में कभी आपका मन बदल जाए, तो ओरोबोरोस आपका हमेशा स्वागत करेगा। जेंटल स्नो शी फैंग के विचारों को भलीभांति समझ गई थी, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उसके लिए जबरदस्ती करना उचित नहीं होगा। फिलहाल उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना ही काफी था। इसके बाद शी फैंग ब्लैकी और बाकी लोगों को लेकर डार्क मून कब्रिस्तान से निकलकर कस्बे में वापस आ गया ताकि सबके सामान को व्यवस्थित कर सके। फिर उसने उन्हें लेवल अप करने के लिए ले जाने की योजना बनाई। पहले उसके पास हमेशा समय की कमी रहती थी। अब जब उसने अपने सारे काम निपटा लिए थे, तो सबके लिए जल्दी से लेवल 10 तक पहुंचने का ये बिल्कुल सही समय था। इसी बीच झाओ युएरू ने शी फैंग की जाती हुई पीठ को देखा और उसे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में एक अवर्णनीय हानि का भाव क्यों उठ रहा था। स्नो, तुमने और ज्यादा कोशिश क्यों नहीं की? अगर तुमने उसे गॉड स्लेइंग आर्मी के बारे में बताया होता, तो शायद वो शामिल होने के लिए राजी भी हो जाता, झाओ युएरू ने पूछा। जेंटल स्नो मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें पहले उसके हमारे साथ जुड़ने का विचार नापसंद नहीं था? लेकिन अब तुम चाहते हो कि वह हमारे साथ जुड़ जाए। झाओ युएरू के कोमल चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी और उसने सीधे स्वर में कहा, क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं? चाहे कोई कुछ भी कहे, वह भी एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ है। अगर तुम उसे ओरोबोरोस में ले आओ, तो वह हमारी तरफ हो जाएगा। भविष्य में अगर वह गॉड स्लेइंग आर्मी में अच्छे से घुल मिल जाता है, तो वह तुम्हें बहुत प्रभाव और अधिकार दिला सकता है। अगर उसने अभी इतना शानदार प्रदर्शन न किया होता, तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करता।
लेकिन वह सचमुच असाधारण था, एक असली ड्रैगन की तरह। अभी तो वह एक अथाह गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन है। देर सवेर वह आसमान में उड़ने लगेगा और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। कौन जाने, भविष्य में वह ओरोबोरोस के लिए भी सिरदर्द बन जाए। जेंटल स्नो हल्के से हंसा। क्या वह प्रतिद्वंद्वी है? झाओ युएरू गहरी सोच में डूब गई। मार्शल यूनियन के खात्मे के बाद उसके पतन की खबर रेड लीफ टाउन में तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने तो इस लड़ाई को रिकॉर्ड करके आधिकारिक मंचों पर पोस्ट भी कर दिया था, जिसके बाद ये घटना तेजी से लोकप्रिय हो गई। ओरोबोरोस ने सबसे पहले डार्क मून ग्रेवयार्ड के हेल मोड पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने मार्शल यूनियन के 100 से अधिक सदस्यों को मार गिराया। हिम देवी के वीर रूप ने सभी पुरुष खिलाड़ियों का दिल जीत लिया और देखते ही देखते व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में ओरोबोरोस का प्रभाव और दबदबा तेजी से बढ़ गया। परिणामस्वरूप अनगिनत खिलाड़ी ओरोबोरोस में शामिल होना चाहते थे। इस लड़ाई की रिकॉर्डिंग के कारण कई उच्च स्तरीय गिल्ड अधिकारियों ने शीफैन के अस्तित्व पर ध्यान दिया था। इस लड़ाई की शुरुआत मार्शल यूनियन की शीफैन के प्रति शत्रुता के कारण हुई थी। हालांकि शीफैन को न केवल हिम देवी की सहायता प्राप्त थी, बल्कि उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में आयरनस्वॉर्ड लान को स्वयं मार डाला था। ये शीफैन की असाधारण शक्ति और हिम देवी के साथ उनके अच्छे संबंधों का पर्याप्त प्रमाण था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को शीफैंग पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना आवश्यक था। जब शीफैंग और अन्य लोग रेड लीफ टाउन लौटे तो सड़कों पर मौजूद कई खिलाड़ियों की निगाहें उस समूह की ओर मुड़ गईं। अरे यार, क्या ये फैंग नहीं है वही व्यक्ति जो हिम देवी के साथ कालकोठरी पर छापा मारने गया था? एक पुरुष योद्धा ने कहा। अगर मैं जाकर बड़े भाई ये फैंग से विनती करूं तो क्या बड़े भाई ये फैंग मुझे लेवल 10 तक पहुंचाएंगे? एक अन्य महिला एलिमेंटलिस्ट ने शर्माते हुए अपनी साथी से कहा। शीफैंग अब पूरी तरह से एक सेलिब्रिटी बन चुका था। वह जहां भी जाता कोई न कोई उस पर ध्यान देता और उसके बारे में बात करता हुआ जरूर मिल जाता। भाई फैंग, आप तो पहले से ही मशहूर हैं। अब आपको बस अपनी उंगली हिलानी है और सुंदरियों की भीड़ आपकी ओर दौड़ पड़ेगी। भविष्य में उनमें से कुछ को मुझसे मिलवाना मत भूलना, ब्लैकी ने हंसते हुए कहा। बकवास बंद करो, अभी हमारी प्राथमिकता है लेवल बढ़ाना। जितनी जल्दी हम लेवल 10 पर पहुंचेंगे, व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद हमें उतने ही अधिक फायदे मिलेंगे। शीफैंग मुस्कुराते हुए बोले, चूंकि अब सब थक चुके हैं तो चलिए 1 घंटे आराम कर लेते हैं। आप सभी के उपकरण ठीक हो जाने और जरूरी सामान इकट्ठा हो जाने के बाद हम फिर मिलेंगे। शीफैंग की व्यवस्थाओं के बारे में सुनने के बाद ब्लैकी और अन्य लोग तुरंत अपने उपकरणों की मरम्मत के लिए लोहार की दुकान पर गए। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आमतौर पर जब वे लेवल 5 के वन भेड़ियों से लड़ते थे तो 10 घंटे से ज्यादा खेलने के बाद भी उनके उपकरणों की मजबूती ज्यादा कम नहीं होती थी। लेकिन अभी एक बार कालकोठरी में घुसने के बाद ही उनके सारे उपकरणों की मजबूती लगभग आधी हो गई थी। अगर वे दोबारा कालकोठरी में घुसते तो 3-4 घंटे में ही उनके उपकरणों की मजबूती घटकर 1 रह जाती और वे बेकार हो जाते। जब सभी लोग अपने उपकरणों की मरम्मत के लिए लोहार की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें अचानक एक भयावह बात का पता चला। पहले उनके लिए नए उपकरण पहनना एक सामान्य बात थी, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने उपकरणों की मरम्मत नहीं करवाई थी। लेकिन अब कोला के पास जितने भी उपकरण थे उनकी आधी ही मजबूती बची थी। परिणामस्वरूप उनकी मरम्मत करवाने के लिए एक चांदी 63 तांबे का शुल्क देना पड़ा। इतनी रकम से एक लेवल 1 कांस्य उपकरण खरीदा जा सकता था। किसी उपकरण की टिकाऊपन में जितनी अधिक कमी आएगी, उसकी मरम्मत का खर्च भी उतना ही अधिक होगा। यदि कोला के चरित्र पर मौजूद सभी उपकरणों की टिकाऊपन घटकर 1 रह जाए तो उन सभी की मरम्मत के लिए कम से कम 4 चांदी के सिक्के लगेंगे। ये राशि कोला की 2 दिन की कमाई के बराबर थी। हालांकि कोला के शीफैंग का अनुयायी बन जाने के कारण अन्य कई कुलीन खिलाड़ियों की तुलना में उसकी कमाई की गति कहीं अधिक तेज थी। यदि वे कुलीन खिलाड़ी अपने उपकरणों की मरम्मत करवाते तो कुल शुल्क उनकी कई दिनों की कमाई के बराबर होता। बॉस, क्या आप हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं? कोला ने शिकायत की। वह इतना महंगा मरम्मत शुल्क देने को तैयार नहीं था। इससे पहले उसने डार्क मून ग्रेवयार्ड के हेल मोड को पार करके एक रहस्यमयी खजाना हासिल किया था। उस रहस्यमयी खजाने से उसे 3 से अधिक चांदी के सिक्के और 5 बोतल इंटरमीडिएट रिकवरी पोशन मिले थे। अगर वह खजाना न होता तो सिर्फ इस मरम्मत शुल्क से ही वह कंगाल हो जाता। साहसी, मैंने तुम्हें पहले ही 10% की छूट दे दी है। ये पहले से ही बहुत सस्ता दाम है, लोहार ने चिढ़ते हुए कहा। लोहार की यह बात सुनकर ब्लैकी और बाकी सब अचानक समझ गए।
रेड लीफ टाउन में उनकी प्रतिष्ठा पहले ही 30 अंक तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते उन्हें रेड लीफ टाउन में की गई सभी खरीदारी पर 10% की छूट मिल रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपने उपकरणों की मरम्मत करवाना इतना महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर उनके उपकरण कबाड़ बन जाते तो न सिर्फ वे उन्हें खो देते, बल्कि उनकी लेवलिंग की गति भी बहुत धीमी हो जाती। इसलिए उनके पास अपने उपकरणों की मरम्मत करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। व्यापार क्षेत्र, नीलामी घर। शी फैंग नीलामी घर से बेतहाशा सामान खरीद रहा था। पहले बेचे गए ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन से उसे एक बार फिर भारी मुनाफा हुआ था। अब उसके पास कम से कम 73 सोने के सिक्के थे। पूरे व्हाइट रिवर सिटी में इस समय उससे ज्यादा अमीर कोई खिलाड़ी नहीं था। अभी अगर उसे कोई ऐसी चीज दिखती जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ सकती थी, तो वह उसे खरीद लेता। ऐसा इसलिए था क्योंकि खिलाड़ियों के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उनके लिए गेम करेंसी कमाना बहुत आसान हो जाता था और परिणामस्वरूप गेम करेंसी का मूल्य गिर जाता था। अपने पास मौजूद सिक्कों के मूल्य में गिरावट का इंतजार करने के बजाय वह कुछ ऐसी चीजें खरीद सकता था जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ सकती थी और उन्हें बैंक में जमा कर सकता था। कुछ समय तक नीलामी घर न जाने के बाद हार्टस्टोन, कार्ड सेट और अन्य ऐसी वस्तुओं की संख्या जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली थी, एक बार फिर बढ़ गई थी। शी फैंग ने इन वस्तुओं पर 8 से अधिक सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे, जिससे उसके द्वारा हाल ही में खरीदे गए 6 40 स्लॉट वाले बैग भर गए थे और उसे बैंक के कई चक्कर भी लगाने पड़े थे। जल्द ही इन वस्तुओं की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, ये सोचकर ही शी फैंग को बहुत खुशी हुई। इसी बीच ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन का मूल्य गिरने लगा था। फिलहाल प्रत्येक पीस लगभग 2 सोने के सिक्कों में बिक रहा था और जल्द ही यह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन खरीदने वाले गिल्डों की संख्या कम होती देख शी फैंग ने कुछ समय और इन्हें बेचना जारी रखने का फैसला किया, ताकि वह पैसे कमाने का कोई और तरीका सोच सके। अब उसका मुख्य लक्ष्य क्रेडिट कमाना था। उसके पास अभी जितने क्रेडिट थे उन्हें देखकर लगता था कि वर्कशॉप के लिए उन्हें खर्च करना काफी नहीं है। फिलहाल शी फैंग के पास 60 से अधिक सोने के सिक्के थे। उसने 30 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें वर्चुअल ट्रेड सेंटर में दर्ज कराया। इस समय कई बड़े गिल्ड थोक में सिक्के खरीद रहे थे। जल्द ही वह अपने सारे सिक्के बेचकर काफी क्रेडिट कमा लेगा। इसके बाद बैंक के अंदर शी फैंग ने आज प्राप्त की गई वस्तुओं को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने मार्शल यूनियन के कुलीन खिलाड़ियों को मारकर 10 से अधिक कांस्य उपकरण प्राप्त कर लिए थे। मूल रूप से शी फैंग इन उपकरणों को बेचने का इरादा रखता था। हालांकि भविष्य में उसकी कार्यशाला में नए सदस्य अवश्य भर्ती होंगे, इसलिए उसने इन्हें अपने गोदाम में रखने का फैसला किया, क्योंकि भविष्य में इनका उपयोग हो सकता है। किसी भी स्थिति में उसके पास इस थोड़ी सी धनराशि की कोई कमी नहीं थी। डार्क मून कब्रिस्तान से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ऐश ब्लेड उसने फिलहाल अपने गोदाम में ही रखी थी। अभी उसका उस समय कोई उपयोग नहीं था। स्टार मून सिटी पहुंचने पर ही उसे ऐश ब्लेड के बारे में कोई सुराग मिलने की संभावना थी। आखिरकार ऐश ब्लेड के स्वामी की उत्पत्ति रहस्यमय थी, क्योंकि उन्हें देवताओं के क्षेत्र में देवता संहारक की उपाधि प्राप्त थी, एक ऐसा अस्तित्व जिससे देवता भी भयभीत होते थे। इस ऐश ब्लेड से संबंधित सुराग केवल स्टार मून किंगडम की राजधानी में ही मिल सकते थे। अरे, ये क्या चीज है यहाँ? शी फैंग ने अपने थैले से अपनी हथेली के आकार का एक क्रिस्टल निकाला। क्या यह आयरन स्वॉर्ड लान द्वारा गिराई गई वस्तुओं में से एक नहीं है? शी फैंग को एहसास हुआ कि वह इस वस्तु से कुछ हद तक परिचित था। ये वास्तव में आयरन स्वॉर्ड लान द्वारा गिराई गई 2 वस्तुओं में से एक थी। 7 प्रकाशमान रत्न। विशेष वस्तु उपयोगकर्ता को ब्लैकविंग सिटी ले जाता है। शेष 4/5 का उपयोग करता है। मृत्यु के बाद गिरा दिया गया। इस आयरन स्वॉर्ड लान को कम नहीं आंका जा सकता। पिछले जन्म में वह इतना शक्तिशाली था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब इस रत्न की वजह से ही था। शी फैंग ने अपने हाथ में मौजूद 7 लुमिनरीज जेमस्टोन को देखते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ब्लैकविंग सिटी कोई साधारण जगह नहीं थी। यह ऐसी जगह भी नहीं थी जहां खिलाड़ी अपनी इच्छा से यूं ही जा सके। खिलाड़ियों को वहां जाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी और 7 लुमिनरीज जेमस्टोन उन्हीं में से एक था। शी फैंग के पिछले जीवन में ब्लैकविंग सिटी की प्रसिद्धि पूरे गॉड्स डोमेन में फैली हुई थी। सभी प्रमुख शक्तियां खुशी खुशी ब्लैकविंग सिटी के पास ऊंची कीमतों पर खरीदती थीं। हालांकि एक आम खिलाड़ी के लिए ब्लैकविंग सिटी जाना भी व्यर्थ था। ज्यादा से ज्यादा वे वहां केवल अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए जाते थे। लेकिन एक प्रमुख शक्ति के उच्च अधिकारियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं था।
एक बार वहां जाने के बाद वे दोबारा वहां जाना चाहते थे। शी फैंग ने समय देखा और पाया कि आज ब्लैकविंग सिटी में बहुत बड़ा दिन है। उसे आज ब्लैकविंग सिटी जाना ही होगा। इसलिए उसने ब्लैकी को संदेश भेजा, ब्लैकी, मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी तुम सबको लेवल बढ़ाने के लिए नहीं ले जा पाऊंगा। तुम सब आराम करने के बाद लेवल 8 वाले इलाके रोरिंग हिल पर जाकर लेवल बढ़ा लो। अगर तुम लोग सावधानी बरतोगे तो वहां तुम्हारी लेवलिंग बहुत तेजी से होगी। रेड लीफ टाउन, झुगी बस्ती। हालांकि अभी दिन का समय था, एन्चांटेड बार लाल खिलाड़ियों से खचाखच भरा हुआ था जो अंधेरे की सीमाओं पर विचरण कर रहे थे। हालांकि खिलाड़ियों की इस भीड़ के बीच बार में कई हरे खिलाड़ी भी मौजूद थे जो देखने में बिल्कुल बेमेल लग रहे थे। ये खिलाड़ी आयरनेस्वॉर्ड लान और उसके कई साथी थे। बिल्कुल स्वर्ग, मुझे तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करवानी है। अपनी कीमत बताओ, आयरनेस्वॉर्ड लान ने अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहा। गंभीर चेहरे वाला वह व्यक्ति इस समय बियर की बोतल से पी रहा था। गंभीर दिखने वाले उस व्यक्ति ने आयरनेस्वॉर्ड लान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका एक हाथ एक आकर्षक सुडौल महिला के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में बियर की बोतल थी। वह व्यक्ति केवल अपने काम में मग्न था और महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी जिससे दूसरों को सिहरन का अनुभव हो रहा था। आयरनेस्वॉर्ड लान का चेहरा तुरंत उतर गया। उसके बगल में ड्रिफ्टिंग ब्लड ने तुरंत मेज पर हाथ पटकते हुए गाली दी, अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हमारा बॉस तुमसे बात कर रहा है? बहरे होने का नाटक करना बंद करो। ड्रिफ्टिंग ब्लड के बोलते ही बर्फ की तरह चमकते खंजर ने उसकी गर्दन पर वार किया। खंजर उसके दिल में घुस गया और अंत में अचानक नीचे की ओर खींचकर एक गहरा घाव बना दिया। वार, खींचना और काटना, ये तीनों क्रियाएं बड़ी सहजता से हुईं। ड्रिफ्टिंग ब्लड दर्द से चीख भी नहीं पाया था कि उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। मेरे अधीनस्थ को मारने का क्या मतलब है? ड्रिफ्टिंग ब्लड को तुरंत निपटाते देख आयरनेस्वॉर्ड लान दहाड़ा। हालांकि उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसका अंत भी ड्रिफ्टिंग ब्लड जैसा ही होगा। क्योंकि मुझे ये पसंद है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? एब्सोल्यूट हेवन ने आयरनेस्वॉर्ड लान की ओर उदासीनता से देखते हुए हंसते हुए कहा। उसने लापरवाही से अपनी कटार लहराई जिससे एक फूल की आकृति बनी। तुम? आयरनेस्वॉर्ड लान गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से अपशब्द निकालने की हिम्मत नहीं की। असल जिंदगी में एब्सोल्यूट हेवन एक हत्यारा था, वो भी मशहूर। वो वर्चुअल रियलिटी गेम्स का भी माहिर था। हालांकि उसे बहुत कम लोग जानते थे। जो लोग उसे जानते थे उनमें से ज्यादातर वही थे जिन्हें उसने पहले मार डाला था। जब आयरनेस्वॉर्ड लान पहले कोई और वुक्सिया गेम खेलता था तब एब्सोल्यूट हेवन ने उसे कई बार मार डाला था, और इसी तरह वो एब्सोल्यूट हेवन को जान पाया था। हालांकि परम स्वर्ग का स्वभाव बेहद विचित्र था। जिन चीजों में उसकी रुचि नहीं होती थी, चाहे उसे कितना भी पैसा दिया जाए, वह उन्हें करने से इनकार कर देता था। वह केवल उन्हीं कार्यों को करने के लिए तैयार होता था जो उसकी रुचि जगाते थे। आज तक उसने अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य में असफलता नहीं पाई थी। यदि एब्सोल्यूट हेवन को किसी काम को करने के लिए धमकाया या मजबूर किया जाता था तो अक्सर ऐसा करने वाले ग्राहक का अंत सुखद नहीं होता था। एक बार आयरनेस्वॉर्ड लान ने एक ग्राहक को एब्सोल्यूट हेवन से यह मांग करते हुए देखा कि वह किसी भी कीमत पर एक खिलाड़ी को लेवल 0 पर वापस भेज दे। हालांकि एब्सोल्यूट हेवन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह ग्राहक भी उतना ही गुस्सैल था और उसने एब्सोल्यूट हेवन के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। परिणामस्वरूप एब्सोल्यूट हेवन ने उस ग्राहक को भी लेवल 0 पर वापस भेज दिया और अंत में उसे अपना खाता डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया। आयरनेस्वॉर्ड लान को चुप देखकर एब्सोल्यूट हेवन मुस्कुराया। फिर उसने अपने बगल में बैठी खूबसूरत लड़की को गले लगाया और बेफिक्र होकर अपनी बियर पीने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। बार में ड्रिफ्टिंग ब्लड की हत्या पर भी किसी अन्य खिलाड़ी का ध्यान नहीं गया। इसका कारण ये था कि इस जगह पर इस तरह की घटनाएं रोज होती थीं। सभी लोग इसे देखने के आदी हो चुके थे। इस बीच आयरनेस्वॉर्ड लान केवल कई बार गहरी सांसें ले सका जिससे उसके दिल में उमड़ रहा गुस्सा शांत हो सके। बिल्कुल स्वर्ग, इतनी जल्दी मना मत करो। अगर मैं तुम्हें इस व्यक्ति का नाम बता दूं तो तुम निश्चित रूप से दिलचस्पी लोगे, आयरनेस्वॉर्ड लान ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि एब्सोल्यूट हेवन उदासीन बना रहा, मानो आयरनेस्वॉर्ड लान केवल खाली हवा हो। इस व्यक्ति का नाम ये फैंग है। यह एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ है। मेरी बस यही इच्छा है कि आप इसे मारकर 0 स्तर पर पहुंचा दें,
या इसे अपना खाता मिटाकर फिर से शुरुआत करने पर मजबूर कर दें। कीमत आप तय कर सकते हैं। आयरनेस्वॉर्ड लान ने एक रिकॉर्डिंग निकाली और उसे एब्सोल्यूट हेवन को भेज दिया। रिकॉर्डिंग में वह दृश्य दिखाया गया था जिसमें शी फैंग ने आयरनेस्वॉर्ड लान को मार डाला था। 2 तलवारें, 4 वार, जिनका बचाव असंभव था। आयरनेस्वॉर्ड लान को मारने वाला अंतिम प्रहार भी अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली था, जिसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद एब्सोल्यूट हेवन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा, 10 लाख क्रेडिट, एक मुश्त भुगतान। ये कीमत सुनकर आयरनेस्वॉर्ड लान का दिल घबरा गया। हालांकि वह लंबे समय से एब्सोल्यूट हेवन के लक्ष्य की ताकत के आधार पर कीमत तय करने के तरीके से वाकिफ था। आमतौर पर किसी खिलाड़ी को मारने की कीमत लगभग 100,000 क्रेडिट होती है। आयरनेस्वॉर्ड लान ने कल्पना भी नहीं की थी कि शी फैंग की कीमत इतनी अधिक होगी, जिसके लिए वास्तव में 10 लाख क्रेडिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, मुझे अपना खाता दीजिए, मैं तुरंत आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन ये काम पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? आयरनेस्वॉर्ड लान बहुत दृढ़ निश्चयी था। चाहे उसे अपने सारे संसाधन लगाने पड़े, शी फैंग को खत्म करके ही वह अपना गुस्सा शांत कर सकता था। 5 दिन। एब्सोल्यूट हेवन ने रिकॉर्डिंग के अंदर शी फैंग की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। एब्सोल्यूट हेवन की गारंटी सुनकर आयरनेस्वॉर्ड लान ने शी फैंग को लेवल 0 पर वापस भेजे जाने का दृश्य पहले ही देख लिया था। फिर उसने एब्सोल्यूट हेवन को पैसे भेज दिए। दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति पहले ही ब्लैकविंग सिटी पहुंच चुका था। ब्लैकविंग सिटी ईश्वर के राज्य के सबसे रहस्यमय शहरों में से एक था। ये स्टार मून किंगडम से कहीं अधिक समृद्ध था। सड़कों पर खड़े होकर ही भव्य यूरोपीय शैली की मध्ययुगीन इमारतें दिखाई देती थीं। रात के समय भी शहर शानदार रोशनी से जगमगाता रहता था। इसके अलावा सड़कों पर घूमने वाले सभी एनपीसी 100 से ऊपर के स्तर के थे। यहाँ तक कि कई एनपीसी ऐसे भी थे जिनके पास टियर 2 और यहाँ तक कि टियर 3 की नौकरियां भी थीं। अफवाह थी कि जब स्टार मून साम्राज्य के राजा की मुलाकात ब्लैकविंग शहर के नगर प्रमुख से हुई, तो राजा को भी नगर प्रमुख को नाराज करने के डर से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ा। ब्लैकविंग शहर में देखने लायक कई रोचक चीजें थीं। अगर कोई इस शहर का भ्रमण करे तो इसमें कम से कम कुछ सप्ताह लग जाएंगे। ब्लैकविंग शहर में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कई कुशल कारीगर रहते थे। इन कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं आमतौर पर शहर की दुकानों में बिकती थीं। इसके अलावा खिलाड़ी ब्लैकविंग शहर में अन्य देशों की विशेष वस्तुएं भी खरीद सकते थे। ये सुविधा अन्य सामान्य शहरों में नहीं मिलती थी। इन सभी आकर्षणों में सबसे प्रसिद्ध ब्लैकविंग सिटी का नीलामी घर था। यहाँ हर हफ्ते नीलामी होती थी। नीलामी में बिकने वाली सभी वस्तुएं दुर्लभ होती थीं और इन्हें एनपीसी द्वारा बेचा जाता था। यहाँ तक कि एपिक रैंक की वस्तुएं भी इस साप्ताहिक नीलामी में शामिल होती थीं। ऐसी वस्तुएं ब्लैकविंग सिटी के बाहर खरीदना नामुमकिन था, इसीलिए सभी प्रमुख शक्तियों के उच्च अधिकारी ब्लैकविंग सिटी आना चाहते थे। दूसरी ओर अगर कोई आम खिलाड़ी यहाँ आता भी तो ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही आता, क्योंकि वो यहाँ के एनपीसी द्वारा बेची जाने वाली चीजें खरीदने में पूरी तरह असमर्थ था। इसके अलावा ब्लैकविंग सिटी में कोई जंगली राक्षस भी नहीं थे। यहाँ कोई क्वेस्ट भी नहीं थे। ये शहर पूरी तरह से खिलाड़ियों के व्यापार के लिए बना था। ब्लैकविंग सिटी खेल के बड़े व्यापारियों के लिए स्वर्ग समान था। नीलामी शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। पहले मैं कुछ स्थानीय चीजें खरीद लेता हूँ। शी फैंग ने समय देखा और पाया कि अभी काफी समय हो गया है। उसने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई और ब्लैकविंग शहर के व्यापारिक जिले में पहुंच गया। ब्लैकविंग सिटी बहुत विशाल थी। अगर शी फैंग पैदल चलता तो उसे व्यापारिक जिले तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते। आमतौर पर खिलाड़ी आने जाने के लिए घोड़े की गाड़ी किराए पर लेते हैं, लेकिन घोड़े की गाड़ी किराए पर लेना सस्ता नहीं था। कम से कम एक घोड़े की गाड़ी का किराया 1 चांदी का सिक्का होता था और दूरी के हिसाब से कीमत बढ़ती जाती थी। अगर कोई आम खिलाड़ी खेल के इस चरण में ब्लैकविंग सिटी आता तो शायद उसके पास घोड़े की गाड़ी का किराया भी न होता। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद शी फैंग गाड़ी से उतरा और एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में पहुंचा। ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप बड़ी नहीं थी। ये सिर्फ 2 मंजिला एक छोटी सी इमारत थी। प्रवेश द्वार पर एक पुराना सा दिखने वाला लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर क्रूज की वर्कशॉप खुदा हुआ था। हालांकि दुकान पहली नज़र में जर्जर लग रही थी, शी फैंग जानता था कि ये दुकान इंजीनियरिंग ग्रैंडमास्टर क्रूज गाया ने खोली थी। वह ब्लैकविंग सिटी में इकलौता इंजीनियरिंग ग्रैंडमास्टर था। बाकी इंजीनियरिंग दुकानें इंजीनियरिंग मास्टर्स या इंजीनियरों द्वारा चलाई जाती थीं।
हालांकि वे दुकानें फल फूल रही थीं, लेकिन उनमें बिकने वाली वस्तुएं बहुत महंगी और घटिया गुणवत्ता की थीं। शुरुआती दिनों में शी फैंग अक्सर उन दुकानों के झांसे में आ चुका था। शी फैंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और क्रूज की कार्यशाला में प्रवेश किया। दुकान की देखभाल करने वाली का नाम लुसियोला था, जो एक शर्मीली दिखने वाली लड़की थी और जिसके बाल 2 पोनीटेल में बंधे हुए थे। अगर कोई ऑब्जर्विंग आइज का इस्तेमाल करता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि ये दुबली पतली दिखने वाली लड़की असल में एक प्रोफेशनल मेज थी, जो एलिमेंटलिस्ट से 2 स्तर ऊपर का जॉब था। इतना ही नहीं, वो लेवल 100 पर भी थी। लेवल 100 का टियर 2 मैच आसानी से एक रेड लीफ टाउन को नष्ट कर सकता है। अगर कोई खिलाड़ी इस दुकान में हंगामा करने की हिम्मत करता है तो वह तुरंत राख के ढेर में बदल जाएगा। क्रूज की वर्कशॉप में ग्राहक बहुत कम ही आते थे और शी फैंग के दुकान में प्रवेश करते ही लुसियोला का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। महाराज दानव शिकारी, मुझे आश्चर्य है कि आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारी दुकान में कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं और हम उनकी गुणवत्ता की गारंटी देते हैं, लुसियोला ने आदरपूर्वक पूछते हुए शी फैंग की ओर कदम बढ़ाया। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्थान की परवाह किए बिना दानव शिकारी की उपाधि इतनी सम्मानित होगी। यह उपाधि ब्लैकविंग सिटी में भी प्रभावी थी। मैं इस सप्ताह आपके पास मौजूद नए सामान देखना चाहता हूं, शी फैंग ने उत्तर दिया। महामहिम, इस सप्ताह हमारी दुकान में कई नई वस्तुएं आई हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप उनसे संतुष्ट होंगे, लुसियोला ने कहा। तो मुझे उनके पास ले चलो, शी फैंग ने सिर हिलाया। शी फैंग अपने पिछले जीवन में कभी भी दुकान की दूसरी मंजिल पर नहीं गया था। उसे ये भी नहीं लगता था कि दूसरी मंजिल पर कोई सामान बिकता होगा। मेरे स्वामी, कृपया इधर आइए, ऐसा कहते हुए लुसियोला शी फैंग को दूसरी मंजिल पर ले गई। दूसरी मंजिल प्रदर्शन अलमारियों से भरी हुई थी, जिनमें से सभी में कई दुर्लभ इंजीनियरिंग उपकरण प्रदर्शित किए गए थे जो किसी की भी आंखों को चकाचौंध कर देते थे। प्रदर्शन अलमारियों के बीच एक ऐसी वस्तु थी जिसने शी फैंग का ध्यान बेहद आकर्षित किया। रॉकेट बूट्स, ईश्वर के क्षेत्र में मौजूद दिव्य सुरक्षा उपकरणों में से एक। इसकी मदद से जंगल में खतरों का सामना करने पर या अन्य खिलाड़ियों द्वारा पीछा किए जाने पर आसानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह एक इंजीनियरिंग ग्रैंडमास्टर द्वारा बनाया गया असाधारण उपकरण था। चाहे इसके गुण हो या प्रभाव, दोनों ही ऐसी चीजें नहीं थीं जिनकी तुलना सामान्य श्रेणी के रॉकेट बूट से की जा सके। हालांकि एपिक रैंक वाले रॉकेट बूट्स की कीमत चौंका देने वाली 1200 गोल्ड थी। भले ही शी फैंग खुद को अमीर समझता हो, लेकिन वह इतनी बड़ी रकम का एक छोटा सा हिस्सा भी वहन नहीं कर सकता था। सभी सामानों को देखने के बाद शी फैंग को बिकने वाली अधिकांश वस्तुएं पसंद आईं। इतना ही नहीं, ये वस्तुएं उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुईं और वह चाहता था कि काश वह इन सभी को अपने साथ ले जा पाता। लेकिन उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी किस्मत पर अफसोस जता सके। भगवान दानव शिकारी, क्या ये वस्तुएं आपको पसंद नहीं आईं? अपने बहुप्रतीक्षित ग्राहक को सिर हिलाते देख लुसियोला ने जल्दी से पूछा। लेकिन शी फैंग में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह लुसियोला से कहे कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ प्रदर्शित हर वस्तु की कीमत कम से कम 10 से 100 सोने के सिक्कों के आसपास होगी। उसके बैग में 30 से कुछ अधिक सोने के सिक्कों के आधार पर वह यहाँ से ज्यादा एक ही वस्तु खरीद सकता था। क्या आपके पास यहाँ फ्रॉस्ट ग्रेनेड है? कुछ देर सोचने के बाद शी फैंग ने फैसला किया कि कुछ और उपयोगी सामान खरीदना बेहतर होगा। महाराज दानव शिकारी, फ्रॉस्ट ग्रेनेड पहली मंजिल के सामान्य अनुभाग में बिकते हैं। दूसरी मंजिल के वीआईपी अनुभाग में ये नहीं बिकते। महाराज, कृपया मेरे साथ आइए, लुसियोला शी फैंग को एक बार फिर पहली मंजिल पर ले आए। इस समय शी फैंग को आखिरकार समझ आया कि दूसरी मंजिल वीआईपी सेक्शन है, इसलिए वहां प्रदर्शित वस्तुओं का इतना महंगा होना स्वाभाविक था। अपने पिछले जीवन में जब उसने इस कार्यशाला को खोजा था तब वह लगभग 70 से 80 स्तर पर था। हालांकि उस समय उसके पास दानव शिकारी की उपाधि नहीं थी, इसलिए वह केवल सामान्य सेक्शन से ही खरीदारी कर सकता था। फिर भी तब भी उसकी कमाई काफी अच्छी थी। अब अनजाने में ही उसे दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी सेक्शन का पता चल गया था। इतना ही नहीं, उस सेक्शन में बहुत सारी चीजें बिक रही थीं। दुर्भाग्यवश उसके पास इतने कम पैसे थे कि वह कुछ भी नहीं खरीद सकता था। वह भविष्य में और पैसे कमाने के बाद ही दोबारा आ सकता था। पहली मंजिल पर बिकने वाली वस्तुओं की कम संख्या के कारण उनकी कीमतें भी काफी कम थीं। भगवान दानव शिकारी, ये वही फ्रॉस्ट ग्रेनेड हैं जिनकी आपने मांग की थी। इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस प्रकार का ग्रेनेड चाहिए? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन।
बेसिक फ्रॉस्ट ग्रेनेड, लेवल 30 से नीचे के राक्षसों और खिलाड़ियों के खिलाफ प्रभावी। ये 10 गज के दायरे में 200 फ्रॉस्ट डैमेज पहुंचाता है, जिससे लक्ष्य 5 सेकंड के लिए जम जाते हैं। फिर 12 सेकंड की अवधि के लिए मूवमेंट स्पीड 60% तक कम हो जाती है। मूल्य 1 चांदी 50 तांबे। इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड, ये 70 लेवल से नीचे के राक्षसों और खिलाड़ियों के खिलाफ प्रभावी है। यह 12 गज के दायरे में 800 फ्रॉस्ट डैमेज पहुंचाता है, जिससे लक्ष्य 5 सेकंड के लिए जम जाते हैं। फिर 12 सेकंड की अवधि के लिए मूवमेंट स्पीड 60% कम हो जाती है। मूल्य 10 चांदी। एडवांस्ड फ्रॉस्ट ग्रेनेड, लेवल 120 से नीचे के राक्षसों और खिलाड़ियों के खिलाफ प्रभावी। ये 15 गज के दायरे में 2000 फ्रॉस्ट डैमेज पहुंचाता है, जिससे लक्ष्य 5 सेकंड के लिए जम जाते हैं। फिर 12 सेकंड की अवधि के लिए मूवमेंट स्पीड 60% तक कम हो जाती है। मूल्य 70 चांदी। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? You've lost weight. Why does it come back? एक इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड ही कांस्य उपकरणों से लेस लेवल 5 के एमटी को पल भर में मारने के लिए काफी था। वहीं बेसिक फ्रॉस्ट ग्रेनेड किसी खिलाड़ी को तुरंत तो नहीं मार सकता था, लेकिन उसे 5 सेकंड के लिए जमा सकता था, जिसके बाद 12 सेकंड के लिए उसकी गति 60% तक कम हो जाती थी। ये प्रभाव वाकई बेहद डरावने थे। एडवांस्ड फ्रॉस्ट ग्रेनेड्स की बात करें तो यह कोई साधारण खिलाड़ी आसानी से इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं थी। इससे होने वाले 2000 फ्रॉस्ट डैमेज के अलावा इसकी प्रभावी रेंज 15 यार्ड थी। अगर शी फैंग ने मार्शल यूनियन के साथ अपनी पिछली लड़ाई में इस आइटम का इस्तेमाल किया होता तो वह बहुत सी परेशानियों से बच जाता। सिर्फ 3 ग्रेनेड फेंकने से ही उसकी सारी मुसीबतें हल हो जाती। हालांकि एक एडवांस्ड फ्रॉस्ट ग्रेनेड की कीमत पहले से ही 70 चांदी के सिक्के थी। ये बहुत ही महंगा सौदा था। इसके अलावा उसके स्तर पर ऐसी वस्तु का उपयोग करना सरासर फिजूल खर्ची थी। मुझे बेसिक फ्रॉस्ट ग्रेनेड के 3 स्टैक और इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड की 30 यूनिट चाहिए। शी फैंग ने सोचा कि एहतियात के तौर पर कुछ इंटरमीडिएट ग्रेनेड खरीद लेना ही बेहतर होगा। अगर मार्शल यूनियन फिर से उसका पीछा करने लगे तो ये इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड उसे सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। फ्रॉस्ट ग्रेनेड के एक ढेर में 200 यूनिट होती थीं और 3 पूरे ढेर उसके लिए बहुत लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त होंगे। भगवान दानव शिकारी, आप हमारी दुकान में 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इन वस्तुओं की कुल कीमत 10 सोना और 80 चांदी है। लुसियोला ने जल्दी से हिसाब लगाने के बाद सभी मांगी गई वस्तुएं निकालते हुए कहा। ठीक है। शी फैंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने पिछले जीवन में तीसरे स्तर के तलवारबाज होने के बावजूद उसे यहां से सामान खरीदते समय कभी छूट नहीं मिली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दानव शिकारी का खिताब इतना शानदार होगा कि उसे ब्लैकविंड सिटी में भी छूट मिल जाएगी। ये सचमुच एक अप्रत्याशित खुशी थी। फ्रॉस्ट ग्रेनेड खरीदने के बाद शी फैंग घोड़े की गाड़ी पर सवार होकर व्यापार क्षेत्र के केंद्र में स्थित ब्लैकविंड नीलामी घर की ओर चल पड़ा। ब्लैकविंड ऑक्शन हाउस ब्लैकविंड सिटी की सबसे भव्य इमारतों में से एक था। ये 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इसके अलावा इमारत में 188 मंजिलें थीं। गॉड्स डोमेन के विभिन्न देशों के शाही परिवार और यहां तक कि टियर 5 एनपीसी जैसे महान पात्र भी कभी कभी सामान खरीदने के लिए यहां आते थे। ब्लैकविंड ऑक्शन हाउस पहुंचते ही शी फैंग ने देखा कि वहां वास्तव में लगभग 1 दर्जन खिलाड़ी ऑक्शन हाउस में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे। हालांकि ऐसा नजारा कोई असामान्य बात नहीं थी। रेड लीफ टाउन जैसी छोटी सी जगह भी ब्लैकविंड सिटी में प्रवेश का रास्ता बना लेती थी। व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव में सैकड़ों कस्बे थे, जबकि स्टार मून किंगडम के शासन में 100 से अधिक शहर थे। इसके अलावा गॉड्स डोमेन में सैकड़ों देश थे। इसलिए इस समय ब्लैकविंड सिटी में सैकड़ों खिलाड़ियों का दिखना स्वाभाविक ही था। जो लोग इस समय ब्लैकविंड सिटी पहुंचने में सक्षम थे वे या तो बेहद भाग्यशाली थे या फिर प्रमुख शक्तियों के उच्च अधिकारियों से संबंधित थे। लेकिन जो औसत खिलाड़ी यहां पहुंचे उन्हें जल्द ही पता चल गया कि ब्लैकविंड सिटी रहने के लिए अच्छी जगह तो थी, लेकिन उनके जैसे औसत खिलाड़ियों के लिए किसी काम की नहीं थी। इसलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे किसी प्रमुख शक्ति को प्रवेश टिकट बेचकर जल्दी पैसा कमा लें। इस बीच यहां कतार में खड़े सभी खिलाड़ियों का स्तर बहुत ऊंचा था। उनमें सबसे ऊंचा स्तर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का था, जिसका स्तर 7 था। उस विशालकाय व्यक्ति ने 5वें स्तर का कांस्य सेट पहना हुआ था और अपनी पीठ पर एक रहस्यमयी लोहे की कुल्हाड़ी भी ढो रहा था। उस व्यक्ति को एक नज़र देखने से ही पता चल जाता था कि उसकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
बाकी खिलाड़ी सभी छठे स्तर पर थे, सभी ने कांस्य सेट पहना हुआ था और उनमें से किसी का भी स्तर साधारण नहीं था। शी फैंग को आते देख सभी खिलाड़ियों ने पाया कि शी फैंग आश्चर्यजनक रूप से लेवल 7 पर था, ठीक उसी लेवल पर जिस पर उनके बगल में खड़ा दाढ़ी वाला आदमी था। हालांकि शी फैंग द्वारा पहने गए चांदी जैसे सफेद नाजुक सेट इक्विपमेंट से हल्की सी ठंडक और भारी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि यह कांस्य सेट इक्विपमेंट था, लेकिन इसे देखते ही कोई भी बता सकता था कि यह कोई साधारण सेट इक्विपमेंट नहीं था। इतना ही नहीं, इसमें गुप्त रजत श्रेणी के इक्विपमेंट के कुछ टुकड़े भी लगे हुए थे। हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि शी फैंग की कमर पर लटकी काली तलवार किस श्रेणी की थी, लेकिन दूसरी तलवार से गुप्त रजत श्रेणी के इक्विपमेंट जैसी चमक निकल रही थी। दाढ़ी वाले आदमी की तुलना में शी फैंग स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली था और वहां मौजूद खिलाड़ियों के मन में तुरंत उससे दोस्ती करने का विचार आने लगा। ये मून टेम्पल के लोनली गूज हैं। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। क्या तुम पहली बार ब्लैकविंड सिटी आए हो? एक सौम्य विद्वान दिखने वाला छठे स्तर का तलवारबाज पास आकर शी फैंग से पूछा। ब्लैकविंड सिटी पहुंचने के बाद शी फैंग ने अपने उपकरणों को नहीं छिपाया और उन्हें उनके मूल रूप में ही रहने दिया। उसने केवल अपने चेहरे का रूप बदला था और उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ब्लैक फ्लेम के रूप में ढाल लिया था। इस तरह कोई भी उसे ये फैन के रूप में पहचान नहीं पाएगा। इस विद्वान व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए सुनकर शी फैंग ने लोनली गूज नामक इस व्यक्ति का आकलन करने से खुद को रोक नहीं पाया। भगवान के क्षेत्र में मून टेम्पल एक बहुत प्रसिद्ध गिल्ड था। हालांकि उनका प्रभाव क्षेत्र स्टार मून किंगडम में नहीं बल्कि ट्यूलिप साम्राज्य में था। वहां गिल्डों के बीच प्रतिस्पर्धा स्टार मून किंगडम की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। वहीं मून टेम्पल ट्यूलिप साम्राज्य के कुछ शीर्ष गिल्डों में से एक था। ओरोबोरोस की तुलना में वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस समय शी फैंग के सामने खड़ा विद्वान लोनली गूज भी एक प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय तलवारबाज था। अगर शी फैंग ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ले तो यह उसके लिए फायदेमंद होगा। हेलो, शी फैंग ने सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिससे दूसरों को मौन भाव का आभास हुआ। लोनली गूज के अलावा कई और खिलाड़ी आए और उन्होंने शी फैंग से अपना परिचय दिया। वे सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। आखिर एक और दोस्त का मतलब भविष्य में उनके लिए एक और रास्ता खुल सकता था। ये बात विशेष रूप से ब्लैकविंड सिटी में आने वाले शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के लिए सच थी। भविष्य में उनके दुश्मन बनने की संभावना बहुत कम थी। इस निष्कर्ष के पीछे का कारण ये था कि अब तक इस समूह ने ब्लैकविंड सिटी में अपने ही देश का कोई शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ नहीं देखा था। साथ ही सभी देश एक दूसरे से बहुत दूर थे और देशों का आपस में संपर्क होना तो दूर भविष्य की बात थी। दूसरी ओर यदि वे मित्र बन जाएं और सहयोगात्मक संबंध स्थापित कर लें तो ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा। ये भी ब्लैकविंड सिटी के छिपे हुए फायदों में से एक था। दाढ़ी वाले आदमी ने शी फैंग पर एक नज़र डाली और पाया कि शी फैंग का लेवल वास्तव में उसके अपने लेवल के बराबर था। लेवल 7 तक पहुंचना उसके लिए बेहद गर्व की बात थी। हालांकि अब जब उसे पता चला कि उसका लेवल भी एक स्वतंत्र खिलाड़ी के बराबर है तो उसे तुरंत चिढ़ महसूस हुई। शी फैंग से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे अन्य खिलाड़ियों के अलावा दाढ़ी वाले आदमी ने चिढ़कर कहा, वह तो बस एक स्वतंत्र खिलाड़ी है, उससे दोस्ती करने का क्या फायदा। दाढ़ी वाले व्यक्ति के शब्दों के साथ ही नीलामी घर का पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोस्ताना व्यवहार का परिचय देते हुए लोनली गूज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अहंकारी ब्लेड, हर कोई आसानी से ब्लैकविंड सिटी नहीं आ सकता। क्या ऐसे ठंडे व्यवहार की कोई जरूरत है? अगर हम सब आपस में मिलजुल कर रहें तो भविष्य में हम सभी को बहुत लाभ होगा। मदद करना केवल एक स्वतंत्र खिलाड़ी की किस्मत के आधार पर वह हमारे साथ पारस्परिक रूप से सहयोग कैसे कर पाएगा? वह हमारी किस काम आ सकता है? दाढ़ी वाले आदमी के शब्दों में तिरस्कार बढ़ता ही जा रहा था। फिर उस आदमी ने अपनी छाती पर गिल्ड का प्रतीक चिन्ह दिखाया, जिस पर खून का प्यासा युद्ध देवता लिखा हुआ था। यह प्रतीक चिन्ह चांदी के रंग का था, जो दर्शाता था कि दाढ़ी वाला आदमी गिल्ड में एक वरिष्ठ सदस्य के पद पर था। ब्लडथर्स्टी वॉर गॉड ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के शीर्ष 3 बेहतरीन गिल्डों में से एक था। ब्लडथर्स्टी वॉर गॉड एक बहुत पुराना गिल्ड था, जिसका लंबा इतिहास कम से कम 60 साल पुराना था। उस समय तो शी फैंग के माता पिता का जन्म भी नहीं हुआ था। अहंकारी ब्लेड का ऐसा व्यवहार देखकर लोनली गूज भी असहाय महसूस करने लगा। उसने शी फैंग की ओर देखकर माफी मांगते हुए कहा, सच में बहुत खेद है। अहंकारी ब्लेड भाई आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करते। शायद आज उनका मूड खराब है। भाई ब्लैक फ्लेम पहली बार ब्लैकविंड ऑक्शन हाउस आ रहे हैं, है ना? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं।
आज ही के दिन ब्लैकविंग ऑक्शन हाउस में नीलामी हो रही है। लेकिन अगर आप नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको 2 सोने के सिक्कों का ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह खरीदना होगा। आपको तभी प्रवेश मिलेगा जब आपके पास ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह होगा। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों के पास ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह है वे अपने साथ 2 और खिलाड़ियों को ला सकते हैं। भाई ब्लैक फ्लेम, क्या हम आपको नीलामी में शामिल होने दें? इससे आपके काफी पैसे बच जाएंगे। जैसे ही शी फैंग अपना इनकार जताने ही वाला था, अहंकारी ब्लेड ने ताना मारते हुए कहा, एक भिखारी जो ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह भी नहीं खरीद सकता, तुम्हें हमारे साथ आने का क्या अधिकार है? मुझे बस एक ही बात कहनी है, मैं इस छोटे कमीने के साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप सब गठबंधन बनाना चाहते हैं तो या तो मैं रहूंगा या वो। आप लोग अपना फैसला खुद करें, या तो वो जाएगा या मैं जाऊंगा। अहंकारी ब्लेड के पास खूंखार युद्ध देवता की पृष्ठभूमि थी, जबकि शी फैंग के पास भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं था। अहंकारी ब्लेड को पूरा विश्वास था कि लोनली गूज और अन्य लोग बिना सोचे समझे उसे ही चुन लेंगे। जब शक्तिशाली लोग आपस में सहयोग करेंगे तभी उन्हें सबसे अधिक लाभ मिल सकेगा। अगर वे किसी स्वतंत्र खिलाड़ी के साथ सहयोग करें तो वह गारंटी दे सकता है कि ब्लैकविंग सिटी में प्रवेश का टिकट खत्म होने के बाद भी वह वापस आ सकेगा। वहीं ईगोइस्टिक ब्लेड को एक उच्च कोटि की गिल्ड का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में किसी भी स्वतंत्र खिलाड़ी की तुलना में उसके लिए ब्लैकविंग सिटी में दोबारा प्रवेश पाना हजारों गुना आसान था। यदि शी फैंग के पास ब्लैकविंग सिटी में बार बार जाने की क्षमता ही नहीं होती तो वह पारस्परिक सहयोग की गारंटी कैसे दे पाता? भाई अहंकारी ब्लेड, क्या तुम्हें ऐसा करना ही है? लोनली गूज और बाकी लोग स्थिति को सुलझाने की कोशिश में सिरदर्द से परेशान हो गए। वे तो बस एक दूसरे से लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन अहंकारी ब्लेड ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी और ऐसे शब्द भी बोल दिए थे। अगर वे शी फैंग को अपने समूह में शामिल कर लेते तो अहंकारी ब्लेड को निश्चित रूप से अपमान महसूस होता। वहीं अगर वे अहंकारी ब्लेड को स्वीकार कर लेते तो शी फैंग स्वाभाविक रूप से गुस्से में और अपमानित महसूस करते हुए चला जाता। एक तरफ यह एक उत्कृष्ट गिल्ड था, दूसरी तरफ यह एक स्वतंत्र खिलाड़ी था। इस स्थिति ने सभी को संकट में डाल दिया। तुम सब किस बात में हिचकिचा रहे हो? क्या यह फैसला लेना इतना मुश्किल है? मुझे खूंखार युद्ध देवता का समर्थन प्राप्त है। मेरे पास जो जानकारी और संसाधन है वे तुम सबकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। अगर तुम सब सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं आसानी से किसी और गिल्ड के साथ सहयोग कर सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गठबंधन समूह में किसी स्वतंत्र खिलाड़ी को नहीं देखना चाहता। अहंकारी ब्लेड ने लोनली गूज और बाकी लोगों को देखते हुए बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा। शी फैंग ने अहंकारी ब्लेड के बेहद अड़ियल रवैये को देखा, मानो पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। वह तो अपने रुतबे का इस्तेमाल करके शी फैंग को समूह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लोनली गूज और बाकी लोग अपनी मर्जी से शी फैंग के पास आए थे, लेकिन अब वे हिचकिचा रहे थे। ये देखकर शी फैंग ने ताना मारते हुए कहा, चूंकि मैं तो बस एक अकेला खिलाड़ी हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। भाई लोनली गूज, अलग अलग रास्तों पर चलने वाले लोग मिलकर योजनाएं नहीं बना सकते। चलो अब हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। इतना कहकर शी फैंग नीलामी घर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। शी फैंग को गुस्से में जाते देख लोनली स्नो और बाकी लोग इस विषय को वहीं छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आखिर शी फैंग तो एक स्वतंत्र खिलाड़ी ही था। हालांकि वह एक कुशल व्यक्ति था, लेकिन उससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। हम एक मामूली स्वतंत्र खिलाड़ी हमारे बराबर दर्जा पाना चाहता है। सपने में भी मत सोचो, अहंकारी ब्लेड ने उपहास उड़ाया। कुछ समय बाद नीलामी घर के द्वार खुल गए, जिससे आम जनता को इमारत में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जब अहंकारी ब्लेड और अन्य लोग प्रवेश द्वार की ओर चले, माफ कीजिए महोदय, लेकिन आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। एक शूरवीर ने अहंकारी तलवारबाज और अन्य लोगों को रोक दिया। लॉर्ड नाइट, हम सभी के पास ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह है, लोनली गूज ने अपनी छाती पर बने प्रतीक चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा। आज की नीलामी वीआईपी नीलामी है। आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सामान्य नीलामी अगले सप्ताह ही होगी, इसलिए कृपया उस समय फिर से आएं, नाइट ने समझाया। अहंकारी ब्लेड ने फिर नीलामी घर में प्रवेश कर रहे शी फैंग की ओर इशारा करते हुए उदास स्वर में कहा, लॉर्ड नाइट, तो फिर उस व्यक्ति को अंदर आने का क्या अधिकार है? उसके पास तो ब्लैकविंग का प्रतीक चिन्ह भी नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना? अहंकारी ब्लेड के रवैये से नाइट बेहद नाराज हो गया। फिर भी उसने उसी दिशा में देखा जिधर अहंकारी ब्लेड ने इशारा किया था, और वहां उसे लॉर्ड डेमन हंटर शी फैंग दिखाई दिया।
नाइट ने अहंकारी ब्लेड और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली और तिरस्कार से कहा, सिर्फ तुम जैसे आम लोगों के दम पर क्या तुम सब लॉर्ड डेमन हंटर के बराबर दर्जा पाना चाहते हो? समझदारी से काम लो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने हंगामा करना जारी रखा तो मैं तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। नाइट ने अहंकारी ब्लेड और बाकी लोगों पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अहंकारी ब्लेड बेहद हैरान था। भला एक अनजान स्वतंत्र खिलाड़ी इतना शानदार कैसे हो सकता है? फिर उसे नाइट के कहे हुए व्यंग्यात्मक शब्द याद आए। क्या ये वही शब्द नहीं थे जो उसने अभी अभी कहे थे? अगर इस समय कोई जगह खाली होती तो अहंकारी ब्लेड तुरंत उसमें कूद जाना चाहता। ये बेहद शर्मनाक था। लोनली गूज और बाकी लोग तो और भी ज्यादा चौंक गए। उन्होंने शिफैन को सदमे भरे भावों से देखा, उनके दिलों में अंतहीन पछतावा भरा हुआ था। काफी छानबीन के बाद उन्हें पता चला कि आज नीलामी होने वाली है। नीलामी में बिकने वाली वस्तुएं बेहद दुर्लभ थीं, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में सिक्के जमा करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। फिर भी अंत में वे प्रवेश द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए। नाइट का शी-फैन के प्रति सम्मानजनक रवैया देखकर वे तुरंत समझ गए कि दानव शिकारी का पद बहुत शक्तिशाली होगा। शी-फैन निश्चित रूप से अपने साथ कुछ और खिलाड़ियों को ला सकता था, लेकिन उन्होंने शी-फैन को त्यागने का फैसला किया और इस बार नीलामी में भाग लेने का मौका गंवा दिया। उनके दिलों में उठ रहा पछतावा उन्हें मौत की ओर धकेल रहा था। आखिर उन्होंने शी-फैन को क्यों त्याग दिया? फिर लोनली गूज और बाकी लोगों को इस आपदा का मुख्य दोषी अहंकारी ब्लेड याद आया। अगर अहंकारी ब्लेड न होता तो ऐसी घटना न घटित होती। तुरंत ही सभी लोग क्रोध और कटुता से भरे स्वर में अहंकारी ब्लेड की ओर देखने लगे। देवियों और सज्जनों, विशिष्ट अतिथिगण, कृपया इधर आइए। तैरते हुए चबूतरे से 66वीं मंजिल पर जाए, वहां आपका स्वागत करने के लिए एक व्यक्ति मौजूद होगा। सुनहरे बालों वाली एक सुंदरी तैरते हुए चबूतरे के किनारे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली। ब्लैकविंग ऑक्शन हाउस का तैरता हुआ चबूतरा बहुत विशाल था, जिस पर एक साथ 50 से अधिक लोग आ सकते थे। ये 7 ल्यूमिनरीज क्रिस्टल्स एक से बना था, जिनमें असाधारण रूप से उच्च जादुई चालकता होती है। क्रिस्टल्स पर कई जादुई प्रतीक उकेरे गए थे, जिससे चबूतरा हवा में स्वतंत्र रूप से तैर सकता था। हालांकि इस तैरते हुए चबूतरे को बनाना बेहद महंगा था, और अगर रेड लीफ टाउन की सारी जमीन भी बेच दी जाए तो भी ब्लैकविंग सिटी के चबूतरे जितना विशाल चबूतरा बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। पूरे स्टार मून साम्राज्य में केवल स्टार मून सिटी स्थित नीलामी घर और शाही महल में ही तैरते हुए चबूतरे बने हुए थे। इसके अलावा इन सभी तैरते हुए चबूतरों का आकार ब्लैकविंग नीलामी घर के चबूतरे की तुलना में काफी छोटा था। यह ब्लैकविंग नीलामी घर की अपार संपत्ति को दर्शाता था। संक्षेप में कहें तो ब्लैकविंग ऑक्शन हाउस आकार में बेहद विशाल था। इसे 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया था: सामान्य वर्ग, वीआईपी वर्ग और विलासिता वर्ग। कॉमन सेक्शन की नीलामी 4वीं मंजिल से 36वीं मंजिल तक स्थित थी। जिनके पास ब्लैकविंग प्रतीक चिन्ह होता था वे कॉमन सेक्शन की नीलामी में भाग ले सकते थे। हालांकि वहां दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी बहुत कम होती थी। वीआईपी सेक्शन के लिए नीलामी स्थल 50वीं मंजिल से 100वीं मंजिल तक स्थित था। वीआईपी नीलामी में भाग लेने के लिए व्यक्ति का एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा स्तर होना आवश्यक था। नीलामी में शामिल वस्तुओं में दुर्लभ वस्तुएं प्रमुख थीं, साथ ही कभी कभार कोई कीमती वस्तु भी शामिल थी। लग्जरी सेक्शन में नीलामी स्थल 150वीं मंजिल से 180वीं मंजिल तक स्थित था। अलौकिक शक्ति वाले लोगों के अलावा वे आमतौर पर किसी क्षेत्र के अधिपति होते थे। उदाहरण के लिए स्टार मून किंगडम के शिखर पर बैठे पात्र शी-फैन के पिछले जीवन में तीसरे स्तर के तलवार राजा बनने के बाद उन्हें एक अपेक्षाकृत अच्छा खिताब मिला, जिससे उन्हें वीआईपी अनुभाग में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विलासिता अनुभाग की बात करें तो इस क्षेत्र में केवल प्रथम श्रेणी के गिल्ड लीडर और वाइस लीडर ही प्रवेश कर सकते थे। अपने अपने क्षेत्र में 5वें स्तर तक पहुंच चुके शीर्ष खिलाड़ी भी इस क्षेत्र में जा सकते थे। विलासिता नीलामी में कौन सी वस्तुएं बेची जाती थीं, इस बारे में शी-फैन को कोई जानकारी नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल ईश्वर के क्षेत्र के शक्तिशाली और शीर्ष खिलाड़ियों को ही पता था। शी-फैन नीलामी स्थल पर 66वीं मंजिल पर पहुंचे। पूरा मैदान लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और इस समय पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। ये सभी लोग कुलीन वर्ग या उससे ऊपर के दर्जे के एनपीसी थे, और इन एनपीसी के साथ वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह बेहद मुश्किल काम था। ये एनपीसी यहाँ विशेष रूप से खिलाड़ियों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के आसानी से बोली जीतने से रोकने के लिए मौजूद थे। सच कहें तो नीलामी स्थल पर मौजूद एनपीसी सिर्फ दिखावे के लिए थे।
अगर किसी खिलाड़ी की बोली तय रकम तक नहीं पहुंचती थी तो एनपीसी उस वस्तु को ले जाते थे, जिससे खिलाड़ियों को दुर्लभ वस्तुएं आसानी से प्राप्त करने में बाधा आती थी। सबके बैठ जाने के बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के मंच पर आकर नीलामी शुरू होने की घोषणा करने के बाद धीरे धीरे एक वस्तु को मंच पर लाया गया। नीलामी में पेश की गई पहली वस्तु लेवल 20 की सीक्रेट सिल्वर चेस्ट प्लेट थी, जिसकी शुरुआती बोली 2 गोल्ड रखी गई थी। इसके गुण तो अच्छे हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। उपकरण की जानकारी पर क्लिक करते हुए शी फैंग ने इसके गुणों को देखने के बाद तुरंत हार मान ली। हालांकि यह अच्छा उपकरण था, लेकिन वह फिलहाल इसका उपयोग करने में असमर्थ था। अगर शी फैंग वाकई उस वस्तु को मात्र 2 सोने के सिक्कों में खरीद सकता तो शायद वह इस पर विचार करता। लेकिन एनपीसी गैर स्थानीय खिलाड़ियों की बोली लगने के बाद उपकरण की कीमत बढ़कर 7 सोने के सिक्के हो गई थी। अगर वह चेस्ट प्लेट को किसी उच्च कोटि के गिल्ड को बेचता तो उसे शायद ही 7 गोल्ड मिलते। ज्यादा से ज्यादा वह उसे 3 से 4 गोल्ड में बेच पाता। आखिरकार आज के समय में आम खिलाड़ियों के लिए तो तांबे के सिक्के भी कीमती माने जाते हैं, सोने के सिक्कों की तो बात ही छोड़िए। इसके बाद एक के बाद एक गुप्त चांदी के उपकरण बाहर लाए गए। यहां तक कि सोने के कीमती उपकरण भी नीलाम किए जा रहे थे। हालांकि इनमें से एक भी उपकरण शी फैंग को आकर्षित करने में कामयाब नहीं हुआ। कारण सीधा साधा था, वे सभी बहुत महंगे थे। अगर खिलाड़ियों का औसत स्तर लगभग 20 तक पहुंच जाता तो उपकरणों की कीमतें काफी कम हो जाती। लेकिन गॉड्स डोमेन ने अभी हाल ही में काम शुरू किया है, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ी अभी भी लगभग 4 के स्तर पर हैं। इन खिलाड़ियों के पास इतना पैसा कहां से आएगा? आधे घंटे बाद नीलामी का उपकरण चरण आखिरकार समाप्त हो गया और अन्य वस्तुओं की नीलामी शुरू हो गई। नीलामी के लिए पेश की जा रही यह वस्तु एक हथियार गढ़ने का डिजाइन है। यह डिजाइन मास्टर कोरियन की उत्कृष्ट कृति है और इसकी बोली 3 सोने के सिक्कों से शुरू होगी। तुरंत ही शी फैंग की दिलचस्पी जाग उठी। फिर उसने आइटम की जानकारी देखने के लिए क्लिक किया। सिल्वर डॉन फोर्जिंग डिजाइन सीक्रेट सिल्वर रैंक एकधारी तलवार स्तर 10। इसे सीक्रेट सिल्वर रैंक का हथियार देखकर शी फैंग समझ गया कि उसकी किस्मत खुल गई है। साथ ही सिल्वर डॉन एक लेवल 10 का हथियार था। ये बिल्कुल वही था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एबिसल ब्लेड को भी लेवल अप करने के लिए 10 लेवल 10 सीक्रेट सिल्वर हथियारों की जरूरत थी। इस फोर्जिंग डिजाइन से यह समस्या आसानी से हल हो जाएगी। हालांकि शी फैंग के अलावा कुछ अन्य जाली कारीगर भी बोली में शामिल हुए। आखिरकार गुप्त चांदी की जाली डिजाइन अत्यंत दुर्लभ थी। इसी के साथ जाली डिजाइन के लिए बोली तुरंत शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में बोली की कीमत 6 सोने तक पहुंच गई थी। शी फैंग ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, 7 गोल्ड, 7 स्वर्ण और 30 रजत पदक, 7 स्वर्ण और 50 रजत पदक, 8 स्वर्ण। गैर मानवीय पात्रों एनपीसी की बेतहाशा बोली के कारण सिल्वर डॉन की कीमत लगातार बढ़ती गई। अरे यार, मैंने तो 15 सोने के सिक्के ही लगा दिए। कीमत 13 सोने के सिक्कों तक पहुंचते देख शी फैंग ने तुरंत 2 सोने के सिक्के बढ़ा दिए, जिससे उसका दृढ़ संकल्प झलक रहा था और इन एनपीसी का धैर्य डगमगा गया। अगर कीमत बढ़ती रही तो शी फैंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर उसके पास तो सिर्फ 20 से थोड़े ज्यादा सोने के सिक्के ही बचे थे। 16 स्वर्ण। इस जाली डिजाइन की मूल कीमत लगभग 15 सोने के सिक्के थी। शी फैंग को नहीं लगा था कि एनपीसी अभी भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। 17 गोल्ड। शी फैंग ने अपना फैसला कर लिया। अगर एनपीसी जालसाज एक बार फिर बोली लगाते तो वह तुरंत 20 गोल्ड की बोली लगाता। उस स्थिति में अगर फिर भी बात नहीं बनी तो वह खुद को बदकिस्मत ही समझेगा। अंततः एनपीसी जालसाजों ने इस कीमत पर अपना सिर हिलाया और बोली में भाग लेना बंद कर दिया। मास्टर कोरियन के सिल्वर डॉन फोर्जिंग डिजाइन को जीतने के लिए मिस्टर ब्लैक फ्लेम को बधाई। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने ताली बजाते हुए शी फैंग को बधाई दी। फोर्जिंग डिजाइन मिलने के बाद शी फैंग ने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार तो नीलामी घर जाने का उसका समय बर्बाद नहीं हुआ। जहां तक उसके द्वारा खर्च किए गए 17 सोने के सिक्कों की बात है तो वह सिल्वर डॉन के जरिए देर सवेर उन्हें वापस पा लेगा। फोर्जिंग डिजाइन की नीलामी करने के बाद सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अगली वस्तु हाथापाई वाली नौकरियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ कौशल है। बोली 5 सोने के सिक्कों से शुरू होती है। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन एक्शन टाइप। आवश्यकता, हाथापाई का हथियार। इससे 200 का मूल नुकसान होता है और 5 गज के दायरे में मौजूद दुश्मनों को आग और बिजली का अतिरिक्त नुकसान पहुंचता है। प्रभावित दुश्मन 4 सेकंड के लिए बेहोश हो जाएंगे। कूल डाउन 45 सेकंड।
इस आइटम को देखकर शी फैंग की आंखें चमक उठीं। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन निश्चित रूप से हाथापाई करने वाले जॉब्स के लिए एक सुपर स्किल थी और इस नीलामी में सबसे कीमती आइटमों में से एक थी। क्या करूं? मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। शी फैंग को इस कौशल पुस्तक की बहुत इच्छा थी। हालांकि इसकी शुरुआती बोली 5 सोने के सिक्के थी। कम से कम इसकी अंतिम कीमत 20 सोने के सिक्के या उससे अधिक होगी। जब शी फैंग चुपचाप सोच विचार कर रहा था, तब तक कौशल पुस्तक की कीमत बढ़कर 10 सोने के सिक्के हो चुकी थी। सिल्वर डॉन की तुलना में कौशल पुस्तक के लिए बोली और भी अधिक तीव्र थी। शी फैंग के पास वर्चुअल ट्रेड सेंटर के इंटरफेस को कॉल करने और अपने द्वारा पंजीकृत शेष गोल्ड कॉइन्स को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भगवान का शुक्र है, शी फैंग ने राहत की सांस ली जब उसने पाया कि उसके पास दर्ज किए गए 30 सोने के सिक्कों में से अभी भी 23 सोने के सिक्के बचे हैं। उसके पास मौजूद सिक्कों को मिलाकर कुल मिलाकर 30 सोने के सिक्के थोड़े ही बचे थे। इतनी रकम थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन खरीदने के लिए काफी होनी चाहिए। 20 स्वर्ण, शी फैंग चिल्लाया। 20 गोल्ड। मिस्टर ब्लैक फ्लेम ने 20 गोल्ड की बोली लगाई है। क्या कोई और भी बोली लगाने में दिलचस्पी रखता है? इस बार की नीलामी में यही एकमात्र कीमती वस्तु है। इसे पाने का यह मौका किसी को भी नहीं चूकना चाहिए। शी फैंग ने उस बूढ़े आदमी को तिरस्कार भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। 21 स्वर्ण। चूंकि यह एक कीमती वस्तु है तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं होगी। मैं 24 सोने के सिक्के की बोली लगाता हूं, दूसरे स्तर के एक तलवारबाज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैं 26 सोने की बोली लगाता हूं, एक टियर 3 शैडोवर चिल्लाया। इस नीलामी में मौजूद अधिकांश एनपीसी हाथापाई करने वाले थे, इसलिए कौशल पुस्तिका के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र थी। इसके अलावा उच्च श्रेणी के सभी एनपीसी बेहद अमीर थे। एक साधारण मिशन पूरा करके ही वे कई सोने के सिक्के प्राप्त कर सकते थे, इसलिए उनकी आय की दर बहुत तेज थी। यदि शी फैंग ने पहले से ही अच्छी कमाई नहीं की होती तो इन उच्च श्रेणी के एनपीसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उसका कोई मौका नहीं होता। इन उच्च स्तरीय एनपीसी को देखकर उसने पाया कि उनमें से प्रत्येक दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि एक चौथे स्तर का एनपीसी भी कौशल पुस्तिका के लिए बोली लगा रहा था। चूंकि कीमत शी फैंग की न्यूनतम सीमा तक पहुंचने ही वाली थी। 30 सोने के सिक्के। शी फैंग ने अपनी अंतिम बोली लगाई। वह या तो सफल होगा या कोशिश करते करते मर जाएगा। टेल नोट्स 17 ल्यूमिनरीज क्रिस्टल्स। यह अध्याय 112 में उल्लिखित 7 ल्यूमिनरीज जैमस्टोन से एक अलग वस्तु है। वास्तव में दोनों को क्रिस्टल के रूप में लिखा गया है, एक को शुई जिंग और दूसरे को जिंगशी। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला ब्लैकविंड सिटी का एक प्रकार का टिकट है, जबकि दूसरा एक कीमती पदार्थ है। शी फैंग द्वारा 30 सोने के सिक्कों की बोली लगाने के साथ ही कौशल पुस्तक की कीमत में काफी वृद्धि हो गई। ये दृश्य देखकर कुछ द्वितीय स्तर के एनपीसी ने सिर हिलाया और एक एक करके बोली वापस ले ली। हालांकि यह कौशल पुस्तिका अच्छी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। जैसे ही शी फैंग आराम करने ही वाला था, 35 स्वर्ण। नीलामी स्थल के पूरे क्षेत्र में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। शी फैंग ने आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और आवाज के स्रोत को ढूंढते ही लगभग जोर से कोसने लगा। बोली लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में हाथापाई की क्षमता वाला कोई एनपीसी नहीं था, बल्कि एक चौथे स्तर की महिला जादूगरनी थी। जादूगर एक हमेशा भगवान के क्षेत्र में सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। एक टियर 4 जादूगर के लिए उन्हें 30 से 50 सोने के सिक्के कमाने के लिए केवल एक जादुई शोध करने की आवश्यकता होती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। शी फैंग ने सिर हिलाया। अब वह कौशल पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था। उसके पास केवल 30 से कुछ अधिक सोने के सिक्के थे। चाहकर भी वह इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। अगर उसे पता होता कि यह कौशल पुस्तक बेची जाएगी, तो वह अपने सोने के सिक्कों को क्रेडिट में बेचने का विकल्प नहीं चुनता। हालांकि शी फैंग ने बोली प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया था, लेकिन अन्य चौथे स्तर के हाथापाई करने वाले एनपीसी अभी भी इस हथियार के लिए जमकर होड़ कर रहे थे। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन की कीमत इस समय तक बढ़कर 45 गोल्ड हो चुकी थी। 100 से ऊपर के स्तर के उपकरणों को छोड़कर अब तक नीलाम किए गए किसी भी आइटम की कीमत इस कीमत से अधिक नहीं थी। 45 गोल्ड एक बार में। 45 गोल्ड 2 बार जा रहे हैं। इसी क्षण सिस्टम से एक सूचना की आवाज सुनाई दी। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन रखा था, वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके बैग में कुल 2 गोल्ड और 31 सिल्वर जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन रखा था, वह बिक गया है।
प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके बैग में कुल 2 गोल्ड और 44 सिल्वर जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके बैग में कुल 2 गोल्ड और 27 सिल्वर जमा कर दिए गए हैं। डॉट 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 एक के बाद एक कई सूचनाएं आई जिनकी संख्या कम से कम 20 थी। इन सूचनाओं को सुनकर शी फैंग तुरंत चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हुआ था। ब्लैकविंग सिटी में रहने के दौरान इतने सारे खिलाड़ियों ने ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन खरीदा था कि पल भर में ही उसकी जेब में बहुत पैसा आ गया था। शी फैंग का बटुआ अब पैसों से भरा हुआ था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के चिल्लाकर कहा, 46 सोने के सिक्के, 45 स्वर्ण पदक 3 बार जीतने जा रहे हैं। इस सज्जन ने 46 सोने की बोली लगाई है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? 49 गोल्ड। चौथे स्तर की महिला जादूगरनी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। शी फैंग अब बेहद आश्वस्त था। अगर महिला जादूगरनी सचमुच कौशल की किताब खरीदना चाहती तो वह निश्चित रूप से बोली हार जाता। हालांकि इस महिला के लिए इस कौशल की किताब का मूल्य इतना अधिक नहीं था। शी फैंग को विश्वास नहीं था कि वह इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेगी। 55 गोल्ड। शी फैंग ने कीमत के धीरे धीरे बढ़ने का इंतजार करने के बजाय निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। महज एक कौशल की किताब के लिए 55 सोने के सिक्के वाकई बहुत ज्यादा कीमत थी। वह महिला जादूगरनी भी मूर्ख नहीं थी, इसलिए उसने बोली जीतने की उम्मीद तुरंत छोड़ दी। शी फैंग को इतनी ऊंची बोली लगाते देख बाकी एनपीसी उसे मूर्ख समझ रहे थे। अगर वे किसी तीसरे या चौथे स्तर के शिक्षक से भी कोई कौशल सीखते तो फीस 1-2 दर्जन सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा वे जो कौशल सीख सकते थे वे थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन से कहीं बेहतर थे। अब शी फैंग इस कौशल को सीखने के लिए 55 सोने के सिक्के खर्च कर रहा था। ऐसा करना उसके लिए मूर्खता से कम नहीं था। हालांकि एनपीसी खिलाड़ियों की दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। खेल के शुरुआती चरणों में किसी कौशल की दक्षता खिलाड़ी की समग्र शक्ति को काफी हद तक बदल सकती है। ये बात थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन जैसे बेहद दुर्लभ कौशल के लिए विशेष रूप से सच थी, जो एक क्षेत्रीय प्रभाव वाला कौशल था और साथ ही बेहोशी का प्रभाव भी पैदा करता था। इससे शी फैंग को भविष्य में अनगिनत लाभ मिलेंगे। भले ही उसे इस कौशल के लिए 100 सोने के सिक्के खर्च करने पड़े, फिर भी यह फायदेमंद होगा। किसी और गैर प्राथमिक पात्र के बोली में शामिल न होने पर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अंततः हथौड़ा पटक दिया। मिस्टर ब्लैक फ्लेम को थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन जीतने पर हार्दिक बधाई। शी फैंग ने खुशी खुशी 55 सोने के सिक्के सौंप दिए और बदले में थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन स्किल बुक प्राप्त की। फिर उसने तुरंत उस कौशल को सीख लिया। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन खेल के शुरुआती चरणों में राक्षसों और पीके को नष्ट करने के लिए एक अद्भुत कौशल था। इस कौशल के साथ शी फैंग ने राक्षसों को नष्ट करने के कई और तरीके सोचे। इसके बाद नीलामी लगभग 1 घंटे तक चली और फिर समाप्त हुई। हालांकि नीलामी में जो भी वस्तुएं दिखाई दी उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसकी शी फैंग को इस समय आवश्यकता हो। इतना ही नहीं, हर वस्तु की नीलामी 100 गोल्ड से अधिक की कीमत पर हुई। अंत में जो वस्तु दिखाई दी वह तो एपिक रैंक की थी। कई टियर 4 एनपीसी ने उस वस्तु के लिए जमकर बोली लगाए और अंतिम बोली 5000 गोल्ड से अधिक की रही। शी फैंग उस समय केवल बोली प्रक्रिया को देख ही सकता था, वह खुद इसमें शामिल नहीं हो सका। नीलामी समाप्त होने के बाद शी फैंग संतुष्ट होकर नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार से बाहर निकला। वह तुरंत रेड लीफ टाउन लौटना चाहता था ताकि पता लगा सके कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। आखिर ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन खरीदने वाले खिलाड़ियों की संख्या में इतनी वृद्धि क्यों हुई? अगर ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन से अभी भी कुछ कमाई हो सकती थी तो वह तुरंत एक और बैच तैयार करता। वह इससे जितना हो सके उतना पैसा कमाता ताकि इस प्रक्रिया में उसकी जेब खाली ना हो। शी फैंग को मूल रूप से व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में एक बहुत धनी व्यक्ति माना जाता था। हालांकि ब्लैकविंग सिटी की यात्रा करने के बाद उसे अचानक पता चला कि वह वास्तव में एक गरीब आदमी है। जैसे ही शी फैंग ब्लैकविंग सिटी से निकलने ही वाला था, पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। भाई ब्लैक फ्लेम, कृपया हिम्मत बनाए रखें। शी फैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लोनली गूज और बाकी खिलाड़ी वहीं मौजूद थे। उनके बीच अहंकारी ब्लेड भी था, वही व्यक्ति जिसने उसे भगाने की पुरजोर कोशिश की थी। क्या? शी फैंग ने उदासीनता से पूछा। हालांकि शी फैंग को लोनली गूज द्वारा उसे बाहर किए जाने का कारण समझ में आ गया था, लेकिन उसकी समझ केवल समझ तक ही सीमित रही। आखिरकार आमंत्रित किए जाने के तुरंत बाद भगा दिए जाने पर किसे अच्छा लगेगा?
शी फैन की उदासीन आवाज सुनकर लोनली गूज ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, भाई ब्लैक फ्लेम, अभी जो घटना हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सब एक गलतफहमी थी। क्या हम अभी भी थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? भाई लोनली गूज, मैंने पहले भी कहा है, जो लोग अलग अलग रास्तों पर चलते हैं वे एक साथ योजना नहीं बना सकते। शे फैन को लोनली गूज और बाकी खिलाड़ियों के मन की बात कैसे पता नहीं चलती। पहले तो ये खिलाड़ी मुनाफे के लिए उसे दरकिनार कर देते थे। अब जब उन्हें पता चला कि वह नीलामी घर में प्रवेश कर सकता है, तो वे सब दौड़कर वापस आ गए। लोनली गूज और बाकी लोगों के व्यवहार को देखकर उसे सिर्फ घृणा होती थी। सहयोग की तो बात ही छोड़िए, कौन जाने कब वे फिर से मुनाफे के लिए उसे धोखा दे देंगे। शी फैन को मुड़कर जाते देख अहंकारी ब्लेड गुस्से से चिल्लाया, हमने तुम्हें जो मौका दिया है उसे यूं ही मत गंवाओ। हम जैसे श्रेष्ठ गिल्डों का प्रभाव तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। हमारी सहायता करके तुम्हें कम से कम 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इतने में तुम किसी कस्बे के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। दूसरों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला करो। कुछ समय बाद तुम्हारी इस उपाधि का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। ये तुम्हारे लिए ढेर सारा पैसा कमाने का एकमात्र मौका है। किसी भी स्वतंत्र खिलाड़ी के लिए किसी कस्बे का सबसे अमीर व्यक्ति बनना महज एक सपना था। ऐसा करने के लिए खिलाड़ी के पास 3 से 4 सोने के सिक्के होने चाहिए थे। तांबे के सिक्कों को व्यापार के मुख्य माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने वाले कस्बे के लिए ये रकम वाकई बहुत बड़ी थी। शहर का सबसे अमीर शी फैंग हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, ये तो वाकई आकर्षक वेतन है। दुर्भाग्य से मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो एक मजाक है। ब्लैकविंग सिटी आने से पहले ही वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मिस्टर ब्लैक फ्लेम हैं? इसी समय एक खूबसूरत लड़की पास आकर पूछने लगी। लड़की की उम्र 21 से 22 वर्ष के बीच लग रही थी। वह बेहद सुंदर थी और उसने एक भव्य बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके होंठ हल्के से दबे हुए थे और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी जब उसने शी फैन को देखा। उसके कोमल गोरे गालों पर हल्की सी लाली झलक रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। हाँ, सही कहा, और तुम कौन हो? शी फैंग इस लड़की से परिचित नहीं था। हालांकि ये देखकर कि वह लेवल 7 की कर्समैन्सर थी और उसने मिस्टीरियस आयरन सेट के सभी उपकरण पहन रखे थे, ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। हेलो, आप मुझे एक्वारोज कह सकते हैं। हम पहले नीलामी स्थल पर मिले थे, लेकिन शायद आपने मुझे वहां नहीं देखा होगा, एक्वारोज नाम की उस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की के आत्म परिचय को सुनकर शी फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। ईश्वर के क्षेत्र में शीर्ष 10 शापकर्ताओं में से एक छठे स्तर की शाप देवी एक्वारोज। शी फैंग वास्तव में इस स्थान पर उनसे मिलने में सक्षम हुआ। शी फैंग के पिछले जीवन में एक्वारोज की प्रसिद्धि क्लेरिक गॉड वायलेट क्लाउड से कहीं अधिक थी। क्या तुम अभी नीलामी में थे? शी फैंग चौंक गया। ये तो सबको पता ही होगा कि वीआईपी सेक्शन के नीलामी स्थल में प्रवेश करने के लिए एक विशेष दर्जे की आवश्यकता होती है। शी फैंग को तो बस सौभाग्य से एक महाकाव्य खोज के पहले चरण को पूरा करने के बाद दानव शिकारी की उपाधि मिल गई थी। मैं स्वाभाविक रूप से मिस्टर ब्लैक फ्लेम से तुलना नहीं कर सकती। मैं तो बस देखने गई थी। आपके विपरीत मिस्टर ब्लैक फ्लेम, जिन्होंने एक स्किल बुक खरीदने के लिए 55 गोल्ड खर्च कर दिए, एक्वारोज ने आह भरते हुए कहा, इसलिए मैं ट्वाइलाइट इको की ओर से आपसे सहयोग की अपील कर रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर ब्लैक फ्लेम इसमें रुचि लेंगे। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में ट्वाइलाइट इको एक बेहद प्रतिष्ठित गिल्ड थी, एक विशालकाय संस्था। वहीं एक्वारोज ट्वाइलाइट इको की सबसे प्रसिद्ध वरिष्ठ सदस्यों में से एक थी और गिल्ड में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। उनकी प्रसिद्धि जेंटल स्नो से कम नहीं थी और उनका नाम शायद ही किसी ने न सुना हो। एक्वारोज और शी फैन के बीच की बातचीत सुनकर ईगोइस्टिक ब्लेड और अन्य लोग बेहद स्तब्ध रह गए। उनकी जुबान बंद हो गई और वे अवाक होकर देखते रहे। शुरू में तो उन्होंने शी फैन को महज एक स्वतंत्र खिलाड़ी समझा था। भला ऐसे खिलाड़ी के पास कितना पैसा होगा? अगर वे उसे 5 सोने के सिक्के भी दे दें तो वह जरूर उनका बहुत आभारी होगा। लेकिन एक्वारोज की बातों से पता चला कि शी फैंग ने एक स्किल बुक खरीदने के लिए ही 55 सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे। अगर वे अपने पास मौजूद सारी धनराशि को भी जोड़ लें तो भी यह राशि उनकी कुल राशि से 2 गुने से भी अधिक होगी। आखिर यह शी फैंग कौन था? टेल नोट्स 1 जादूगर। मुझे इस वर्ग के बारे में वास्तव में यकीन नहीं है, लेकिन चूंकि इसका उल्लेख 12 मुख्य वर्गों में से एक में नहीं किया गया था, इसलिए मैं मान रहा हूं कि यह कोई छिपा हुआ वर्ग है या एक ऐसा वर्ग है जो केवल पी सी
तक सीमित था। एक्वा रोज का निमंत्रण पाकर शी फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। किसी भी सूरत में उसे ब्लैकविंड सिटी के बड़े गिल्डों के साथ सहयोग करना ही था। इसलिए ब्लडथर्स्टी वॉर गॉड और इसी तरह के प्रभावशाली गिल्डों को चुनने के बजाय उसके लिए ट्वाइलाइट इको जैसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली गिल्ड के साथ सहयोग करना कहीं बेहतर होता। इसके अलावा एक्वा रोज एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम था। वह लाभ को प्राथमिकता देने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को अधिक महत्व देती थी। शी फैंग के पिछले जन्म में एक्वा रोज की एक करीबी दोस्त को एक उच्च श्रेणी के गिल्ड ने निशाना बनाया था। वह गिल्ड किसी भी कीमत पर उसकी दोस्त को मारकर उसका स्तर 0 तक पहुंचाना चाहता था और यहां तक कि उसकी सभी कीमती वस्तुएं भी छीनना चाहता था। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए एक्वा रोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस उच्च श्रेणी के गिल्ड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परिणामस्वरूप दोनों गिल्डों को भारी नुकसान हुआ और ट्वाइलाइट इको की समग्र शक्ति काफी कम हो गई, जिसके बाद वह केवल एक साधारण उच्च श्रेणी का गिल्ड बनकर रह गया। यदि कोई व्यक्ति मित्रता से अधिक लाभ को प्राथमिकता देता तो वह किसी मित्र की मदद करने के लिए कभी भी ऐसा विनाशकारी कार्य नहीं करता। लेकिन एक्वा रोज ने ऐसा किया था। एक्वा रोज के कार्यों से उसकी सहेली अत्यंत प्रभावित हुई और ट्वाइलाइट इको की शक्तिशाली सेनापतियों में से एक बन गई। अंत में एक्वा रोज की सहेली अनहील्डिंग आइस एक उच्च स्तरीय जादूगर देवता बन गई, जिसने ट्वाइलाइट इको को देवताओं के क्षेत्र में एक अत्याचारी सत्ता में तब्दील कर दिया। एक्वा रोज के व्यक्तित्व की गारंटी मिलने के बाद शी फैंग को उसके साथ सहयोग करने में काफी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलिए वहीं पर बात करते हैं। शी फैंग के निमंत्रण स्वीकार करने के बाद एक्वा रोज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर उसने शी फैंग को रेस्टोरेंट की ओर ले गई। शी फैंग और एक्वा रोज के जाने के बाद अहंकारी ब्लेड ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कड़वाहट से कहा, क्या वह सिर्फ पैसे होने से खुद को महान समझता है? वह तो बस एक धनी निकम्मा है। देर सवेर मैं उससे जरूर ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अहंकारी ब्लेड की ये बात सुनकर लोनली गूज और बाकी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। शी फैंग पहले से ही एक्वा रोज के साथ ब्लैकविंड सिटी में सहयोग की चर्चा कर रहा था। शी फैंग की अपार दौलत और रुतबे को देखते हुए वह निश्चित रूप से बहुत जल्द ब्लैकविंड सिटी में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। शी फैंग अहंकारी ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं था। दरअसल अहंकारी ब्लेड खुद इस सच्चाई को जानता था। वह तो बस अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए बोल रहा था। रेड रोज हाई क्लास रेस्टोरेंट ये ब्लैकविंड सिटी के कुछ गिने चुने उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंटों में से एक था। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर तैनात एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर भी लेवल 180 टियर 2 जॉब्स के थे। इसके अलावा यहां परोसे जाने वाले व्यंजन बेमिसाल थे। भले ही खाना सिर्फ एक आभासी वस्तु हो, उसे खाने से असीम संतुष्टि मिलती थी। हालांकि आम खिलाड़ी में इस जगह पर खाना खाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसकी वजह ये थी कि सिर्फ एक कप चाय की कीमत ही 1 दर्जन से ज्यादा सिल्वर कॉइन थी। रेस्टोरेंट की इमारत की चौथी मंजिल पर स्थित एक आलीशान निजी कमरे में एक्वा रोज ने बड़ी सहजता से उपलब्ध सबसे महंगी चायों में से कुछ का ऑर्डर दिया। वह चुपचाप बैठ गई और शी फैंग को देखती रही, मानो सिर्फ पेय पदार्थों पर 30 से अधिक चांदी के सिक्के खर्च करने पर भी वह बिल्कुल विचलित न हुई हो। सहयोग के बारे में आपके मन में जो भी विचार हो, बस बोल दीजिए। अगर आप मुझे ऐसे ही घूरते रहेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। एक्वा रोज के मुस्कुराते चेहरे को देखकर शी फैंग को मन ही मन सिहरन होने लगी। माफ कीजिए, मुझे बस आपके बारे में जानने की उत्सुकता थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टार मून किंगडम का मशहूर मुख्य जालसाज आपके जैसा इतना परिपक्व और शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मुख्य जालसाज 50-60 साल का कोई सनकी बूढ़ा आदमी होगा। एक्वा रोज मुस्कुराए। मुझे नहीं पता था कि मिस एक्वा को फोर्जिंग में इतनी दिलचस्पी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस एक्वा मुझे आपके गिल्ड में भर्ती करना चाहती हो? शी फैंग ने परोसी गई काली चाय का एक घूंट पिया और हल्की सी मुस्कान दी। शी फैंग को एक्वा रोज द्वारा उसके जाली दस्तावेज बनाने वाले होने की पहचान जानने में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आखिरकार ब्लैक फ्लेम का नाम अब काफी मशहूर हो चुका था। इंटरनेट पर एक नज़र डालने से ही इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां मिल जाती थीं। एक्वा रोज ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं जानती हूं कि मास्टर ब्लैक फ्लेम की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है, इसलिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं केवल कुछ ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन और मास्टर ब्लैक फ्लेम द्वारा बनाए गए कुछ उपकरण खरीदना चाहती हूं। उदाहरण के लिए सिल्वर डॉन जैसा कोई गुप्त चांदी का हथियार। इसके अलावा मैं मास्टर ब्लैक फ्लेम से सोने के सिक्के लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहती हूं। स्वाभाविक रूप से मैं सिक्के बाजार मूल्य से 20% अधिक पर खरीदूंगी।
मुझे आश्चर्य है कि मास्टर ब्लैक फ्लेम को इस सब के बारे में कैसा लगता होगा। फोजिन डिजाइन और उपकरण बेचने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सोने के सिक्कों की बिक्री के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी अपनी एक शर्त भी है, शी फैंग ने कुछ सोचने के बाद कहा। अगर एक्वा रोज उसके सामान थोक में खरीदने को तैयार थी तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छी बात थी। ग्लिमर चेस्टप्लेट फोजिन डिजाइन के मामले में तो ये बात और भी सच थी। उस सामान को बेचना दिनदहाड़े डकैती करने से कम नहीं था। इसके अलावा शी फैंग ट्वाइलाइट इको का इस्तेमाल करके उसके लिए कुछ सामान खरीद भी सकता था। जहां तक सोने के सिक्कों की बात है, शी फैंग का उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था। मास्टर ब्लैक फ्लेम, कृपया बोलिए। अगर यह कुछ ऐसा है जिसे हम ट्वाइलाइट को पूरा कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से करेंगे, एक्वा रोज ने खुशी से कहा जब उसने देखा कि शी फैंग उसकी शर्तों पर सहमत हो गया है। मुझे कई तरह के अयस्क और पत्थरों की जरूरत है। आप जानते ही होंगे कि उपकरण बनाने के लिए बहुत सारे अयस्क और सामग्री की आवश्यकता होती है। ट्वाइलाइट इको के प्रभाव से मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बड़ी मात्रा में अयस्क खरीदना बहुत आसान होगा, है ना? इसके अलावा मुझे ब्लैकविंग सिटी का प्रवेश पास भी चाहिए। अगर मैं बार बार ब्लैकविंग सिटी नहीं आ पाऊंगा तो आप सभी के साथ व्यापार भी नहीं कर पाऊंगा, शी फैंग ने शांत भाव से कहा। अब तो मास्टर ब्लैक फ्लेम निश्चिंत हो सकते हैं। मैं आपके लिए जितनी चाहे उतनी अयस्क सामग्री जुटा सकती हूँ। और उनकी कीमतें भी बहुत सस्ती होंगी। ब्लैकविंग सिटी के प्रवेश पास की बात करें तो भले ही मास्टर ब्लैक फ्लेम इसका जिक्र न करें, हम आपके लिए उसे भी तैयार करवा देंगे। शी फैंग की यह बात सुनकर एक्वा रोज की मुस्कान और भी खिल उठी। ट्वाइलाइट इको स्टॉर्म साम्राज्य में स्थित था। स्टॉर्म साम्राज्य अयस्क उत्पादन में एक विशाल साम्राज्य था, इसलिए उपलब्ध अयस्कों की मात्रा अत्यधिक थी जबकि उनकी कीमतें बेहद कम थीं। ट्वाइलाइट इको के लिए धातु निर्माण हेतु बड़ी मात्रा में अयस्क और पत्थर प्राप्त करना बहुत आसान था। इसके अलावा वे अयस्क और अन्य सामग्री बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते थे। शी फैंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक्वा रोज इतनी खुश क्यों थी। स्टार मून किंगडम स्टॉर्म एम्पायर से बिल्कुल अलग था। इसका भौगोलिक स्वरूप समतल भूमि पर था, इसलिए उपलब्ध अयस्कों की मात्रा बहुत कम थी जबकि उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। यही कारण था कि शी फैंग चाहता था कि एक्वा रोज उसे बड़ी मात्रा में अयस्क उपलब्ध कराए, जबकि वह उपकरण प्रदान करेगा जिससे यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लेन देन बन जाएगा। इसके अलावा अगर वह कम कीमत पर खरीदे गए अयस्कों और सामग्रियों का उपयोग करने में असमर्थ रहता तो वह उन्हें स्टार मून किंगडम के अन्य गिल्डों को बेच सकता था। इन सभी गिल्डों को अपने अपने लोहारों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में अयस्कों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। शी फैंग को खरीदार ढूंढने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लैकविंग सिटी की एक ही यात्रा करके उसे अपनी मनचाही चीजें तो मिल ही जाएंगी, साथ ही धनवान बनने का एक और रास्ता भी खुल जाएगा। चलिए पहले फोजिन डिजाइन का सौदा कर लेते हैं। बाकी उपकरण और सामग्री का सौदा हम किसी और दिन करेंगे। 2 दिन बाद कैसा रहेगा? शी फैंग का दिल लगातार जिनहाई विश्वविद्यालय के फेलोशिप पार्टी के ख्यालों से भरा हुआ था। फेलोशिप पार्टी होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। अपनी फोजिन की कुशलता के दम पर अगर वह इन 2 दिनों में पूरी मेहनत से उपकरण बनाने में जुट जाए तो अच्छी खासी रकम कमा सकता है। अगर वह साथ में अयस्क भी बेच दे तो और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। यदि उसका भाग्य अच्छा रहा तो वह फेलोशिप पार्टी से अच्छी फसल प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। मास्टर ब्लैक फ्लेम, आपको भी पता होना चाहिए कि गॉड्स डोमेन ने अभी हाल ही में अपना संचालन शुरू किया है, इसलिए हर गिल्ड के पास सोने के सिक्कों की थोड़ी कमी है। क्या हम सोने के सिक्कों और क्रेडिट दोनों के बदले लेन देन कर सकते हैं? अगर हम इस तरह से लेन देन कर सकते हैं मास्टर ब्लैक फ्लेम, तो मैं आपके पास मौजूद जितने भी ग्लिमर चेस्टप्लेट फोजिन डिजाइन है उतने खरीद लूंगी, एक्वा रोज ने थोड़ी शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। ओ प्यारे, शी फैंग ने आह भरने का नाटक किया और परेशान चेहरा दिखाया। ये देखकर एक्वा रोज थोड़ी घबरा गई। इस समय हर बड़े गिल्ड के पास सोने के सिक्कों की कमी थी और हालांकि वे इन्हें थोक में खरीदना चाहते थे, यह एक बेहद मुश्किल काम था। आखिरकार ईश्वर का क्षेत्र केवल सिक्कों को ही स्वीकार करता था, क्रेडिट को नहीं। इसके अलावा ईश्वर के क्षेत्र के अधिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि वे क्रेडिट को सोने के सिक्कों में बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय वे केवल सोने के सिक्कों को क्रेडिट में ही बदलते थे। ग्लिमर चेस्टप्लेट फोजिन डिजाइन की बिक्री कीमत के बारे में एक्वा रोज ने पहले ही एक जांच की थी। प्रत्येक फोजिन डिजाइन लगभग 3 सोने के सिक्कों में बिकता था।
यदि वह केवल सोने के सिक्कों का उपयोग करके लेन देन करती तो वह ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टुकड़े ही खरीद पाती। हालांकि उन्हें खरीदने के बाद खर्च किए गए सोने के सिक्के उसके गिल्ड के विकास पर बहुत असर डालते। लेकिन शी फैंग की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास क्रेडिट की कोई कमी है। अगर उसे सिर्फ सोने के सिक्कों में ही लेन देन करना पड़े तो वह सचमुच बेबस हो जाएगी। मिस एक्वा, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस अनुपात में व्यापार करना चाहती हैं? शी फैंग ने सूखी खांसी करते हुए धीरे से कहा। अगर यह पहले वाला शी फैंग होता तो उसे क्रेडिट के बदले फोर्जिंग डिजाइन पूरी तरह बेचने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। हालांकि शी फैंग के लिए क्रेडिट बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस समय सोने के सिक्कों का मूल्य भी उतना ही अधिक था। ब्लैकविंग सिटी आने के बाद ये बात और भी सच हो गई। यहां बिकने वाली सभी अच्छी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं। इसके अलावा यहां के एनपीसी केवल सोने के सिक्के ही स्वीकार करते थे और उनका नियम था पैसे नहीं तो बात नहीं। अगर संभव हो तो 2% सोने के सिक्के और 98% क्रेडिट। आपका क्या विचार है, मास्टर ब्लैक फ्लेम? एक्वा रोज की घुमावदार पलकें झपकती हुई शर्मिंदगी भरी आवाज में बोली। आखिरकार ग्लिमर चेस्टप्लेट बनाने के डिजाइन बहुत महंगे थे। इसके अलावा वह उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदना चाहती थी। अगर वह सोने के सिक्कों में कीमत का सिर्फ 10% भी चुकाती तो भी ट्वाइलाइट इको के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता। उसकी पेशकश सुनकर शी फैंग लगभग अपनी चाय थूकने ही वाला था। सोने के सिक्कों में 2% भुगतान करने का मतलब था कि 100 सोने के सिक्कों के लेन देन के लिए शी फैंग को केवल 2 सोने के सिक्के ही मिलेंगे, जबकि शेष 98% क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगा। हालांकि शी फैंग कंजूसी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या ये राशि कुछ ज्यादा ही कम नहीं थी? मिस एक्वा, ब्लैकविंग सिटी पहुंचने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बिकने वाली चीजें हमारे लिए बहुत मददगार होंगी, लेकिन यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। इसके अलावा नीलामी घर अक्सर उच्च कोटि की चीजें बेचता है। सोने के सिक्कों का मूल्य तो जाहिर सी बात है। आपने सोने के सिक्कों का जो अनुपात प्रस्तावित किया है वह बिल्कुल अपर्याप्त है। कम से कम 10% तो होना ही चाहिए, शी फैंग ने शांत भाव से कहा। मुझे पता है कि मैं मास्टर ब्लैक फ्लेम को परेशान कर रही हूं, लेकिन ट्वाइलाइट इको के पास इतने सारे सोने के सिक्के जुटाने की क्षमता नहीं है। अगर मास्टर ब्लैक फ्लेम अनुपात को घटाकर 5% करने को तैयार हैं, तो मैं 20% अतिरिक्त क्रेडिट देने को तैयार हूं। क्या यह संभव होगा? एक्वा रोज भी कुछ इसी तरह बेबस थी, लेकिन गॉड्स डोमेन में सिक्के बहुत कीमती थे। ट्वाइलाइट इको की 3000 खिलाड़ियों वाली धन संग्रह टीमों द्वारा अर्जित सिक्के भी गिल्ड के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि ट्वाइलाइट इको धन संग्रह टीमों का आकार लगातार बढ़ा रही थी, लेकिन शुरुआत से अंत तक प्राप्त राशि कभी भी पर्याप्त नहीं थी। अन्यथा एक्वा रोज शी फैंग के साथ लगातार सौदेबाजी नहीं कर रही होती। शी फैंग गहरी सोच में डूब गया। 5% की रकम उसके न्यूनतम लाभ के लगभग बराबर थी। इसके अलावा एक्वा रोज 20% अतिरिक्त क्रेडिट देने को तैयार थी। शी फैंग के लिए यह एक बेहद आकर्षक प्रस्ताव था। फिलहाल एक चांदी के सिक्के की कीमत 100 क्रेडिट थी। कहा जा सकता है कि इस समय सिक्कों का मूल्य अपने उच्चतम स्तर पर था। कम से कम उनके इस सौदे से उन्हें 50 सोने के सिक्के तो मिल ही जाते। अतिरिक्त 20% कर के बाद 90,000 क्रेडिट से भी अधिक होता। ये पहले से ही एक बड़ी रकम थी। ठीक है, तो हम 5% पर चलते हैं। मिस एक्वा फोर्जिंग डिजाइन के कितने पीस खरीदना चाहती हैं? शी फैंग ने सिर हिलाते हुए पूछा। एक्वा रोज ने अपनी 5 नाजुक उंगलियां फैलाईं। 5 टुकड़े, है ना? शी फैंग चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। आधे दिन की बातचीत के बाद उसे सिर्फ 5 टुकड़े चाहिए थे। क्या वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी? एक्वा ने शी फैंग की बातों पर अपना सिर हिलाया। ये 50 पीस तो नहीं हो सकते, है ना? शी फैंग चौंक गया। अगर सभी 50 पीस बाजार मूल्य से 20% अधिक कीमत पर बेचे जाएं, तो हर पीस की कीमत 3 सोने के सिक्के होगी। यानी 50 पीस की कीमत 150 सोने के सिक्के होगी। इसके बारे में सोचते ही शी फैंग उत्साहित हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक्वा रोज की इतनी बड़ी भूख होगी कि वह 150 गोल्ड का लेन देन कर लेगी। यह उसके शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक था। कुछ ही पलों में शी फैंग ने लाखों क्रेडिट कमा लिए। इतनी रकम होने से फेलोशिप पार्टी में शामिल होने पर उसे काफी आत्मविश्वास मिलेगा। आखिर प्रभाव बढ़ाने के लिए पैसा बेहद जरूरी है। नहीं, मुझे 500 टुकड़े चाहिए। पता नहीं मास्टर ब्लैक फ्लेम के पास इतने टुकड़े होंगे या नहीं। एक्वा रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन नहीं बल्कि सादे कागजों का एक ढेर खरीद रही हो।
मिस एक्वा, क्या आप वाकई 500 पीस खरीदना चाहती हैं? आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा की कीमत मजाक नहीं है, शीफेंग ने एक बार फिर पुष्टि की। वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि एक्वा रोज उसे डरा देती थी। ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन के इतने सारे टुकड़ों से 1 दर्जन से अधिक गिल्ड की जरूरतों को पूरा किया जा सकता था। ट्वाइलाइट इको निश्चित रूप से इन सभी का उपयोग नहीं कर पाएगा। मास्टर ब्लैक फ्लेम, मुझे पूरा यकीन है। हालांकि इतने बड़े सौदे के साथ मेरी भी एक अतिरिक्त शर्त है, एक्वा रोज ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बोलो, शी फैंग ने कहा। ब्लैकविंग सिटी में आपके ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन केवल हमें ही बेचे जा सकते हैं, ट्वाइलाइट इको। इसके अलावा इतने बड़े लेन देन में अगर इसका केवल 5% भी सोने के सिक्कों में दिया जाए तो भी 75 सोने के सिक्के होंगे। मैं ये सारे सोने के सिक्के किश्तों में ही दे सकती हूँ। बेशक पहली किश्त 10 सोने के सिक्के होगी, उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर पूरा कर्ज चुका दूंगी। क्या आप इससे संतुष्ट होंगी? एक्वा रोज ने कहा। एक्वा रोज की बात सुनकर शी फैंग तुरंत उसके इरादे समझ गया। इस लड़की का इरादा उसके ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन्स को खरीदकर दूसरे गिल्ड्स को बेचने का था। इस तरह वह भी खूब पैसा कमा सकेगी। शी फैंग भी एक्वा रोज की ईमानदारी का कारण समझ गया। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी कंजूस नहीं था। उसने तुरंत उदार स्वर में कहा, ठीक है, और चूंकि आप इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं तो आपको केवल 10 सोने के सिक्के देने होंगे। बाकी का भुगतान आप क्रेडिट में कर सकते हैं। अगर वह ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन बेच पाता तो सब ठीक रहता। उसने किसे बेचा इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे एक्वा रोज से जलन भी नहीं होती। एक्वा रोज के संपर्क उसके अपने संपर्कों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। इतनी बड़ी संख्या में फोर्जिंग डिजाइन के टुकड़े बेच पाना, और वो भी ऊंची कीमत पर, एक्वा रोज की अपनी क्षमता के कारण ही संभव हो पाया था। दूसरी ओर शी फैंग के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी, तो उसे इन सब बातों की चिंता क्यों करनी चाहिए? वह फोर्जिंग डिजाइन से जितना संभव हो उतना पैसा कमा लेने से ही संतुष्ट था। इसके बाद शी फैंग ने एक लाउंज की तलाश की और वहां 2 घंटे से अधिक समय बिताकर 600 से अधिक ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन तैयार किए। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में डिजाइन बनाने के बाद भी उसकी लागत 2 चांदी के सिक्कों से भी कम थी। पैसे कमाने का ये तरीका किसी एनपीसी बैंक को लूटने से भी कहीं अधिक तेज था। शी फैंग ने एक्वा रोज को 500 फोर्जिंग डिजाइन दिए और बदले में 10 सोने के सिक्के प्राप्त किए। उसी समय एक्वा रोज ने तुरंत शी फैंग के खाते में 17.88 मिलियन क्रेडिट जमा कर दिए। पहले से अर्जित क्रेडिट के अलावा अब शी फैंग के बैंक खाते में 18 मिलियन से अधिक क्रेडिट हो गए थे। शी फैंग पल भर में करोड़पति बन गया। खुशी के मारे शी फैंग लगभग बेहोश हो गया। शुरू में शी फैंग ने सोचा था कि अगर वह अगले कुछ दिनों में कुछ मिलियन क्रेडिट कमा ले तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन अब उसने पल भर में लगभग 18 मिलियन क्रेडिट कमा लिए हैं। कुछ और दिनों में ये राशि 20 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। हालांकि यह उससे बड़ी कंपनियों के युवा मालिकों के बराबर तो नहीं पहुंचाता, लेकिन फेलोशिप पार्टी में शेयरों से मुकाबला करने के लिए काफी है। इसके अलावा वह जल्दी ही एक उच्च गुणवत्ता वाली कार्यशाला स्थापित कर सकेगा। एक्वा रोज को ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन के 500 पीस मिलते ही बहुत खुशी हुई। ट्वाइलाइट इको के प्रभाव से वह निश्चित रूप से सभी फोर्जिंग डिजाइन बेचकर ढेर सारे सोने के सिक्के कमा लेगी। उसके सोने के सिक्के कमाने की गति पैसे कमाने वाली टीमों की तुलना में कई 100 गुना तेज होगी। इतने सोने के सिक्कों से गिल्ड का विकास निश्चित रूप से बहुत तेजी से होगा। इसके बाद ट्वाइलाइट इको का मुकाबला कौन कर पाएगा? मास्टर ब्लैक फ्लेम, चलिए अगली बातचीत 3 दिन बाद तय करते हैं। उस समय मैं आपके लिए आवश्यक विभिन्न अयस्क लाऊंगा। साथ ही कृपया और हथियार और उपकरण लाना न भूलें। मुझे आपके पास जितने भी हों उतने चाहिए। ठीक है, आपको निराशा नहीं होगी। अपना सौदा पूरा करने के बाद दोनों तुरंत ब्लैकविंग सिटी से रवाना हो गए और तैयारियों के लिए अपने अपने देशों में लौट गए। उस समय रेड लीफ टाउन में आसमान धुंधला होने लगा था। टाउन के बाहर मौजूद सभी खिलाड़ी वापस लौटने लगे थे। अंधेरा होने के बाद जंगल में मौजूद राक्षसों की ताकत 20% बढ़ जाती थी। साथ ही उनकी संख्या भी बहुत बढ़ जाती थी। अगर किसी खिलाड़ी का दुर्भाग्यवश राक्षसों द्वारा पकौड़ी की तरह लपेटकर टाउन वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती तो यह एक बहुत बड़ी त्रासदी होती। रेड लीफ टाउन लौटने के बाद शी फैंग का मूल इरादा नीलामी घर की स्थिति की जांच करना था। वह जानना चाहता था कि आखिर ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया क्यों मिल रही है। लेकिन अचानक आकाश का रंग बदल गया।
नीला आकाश इंद्रधनुषी रंगों में रंग गया। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसने मन मोह लिया। इसके तुरंत बाद पूरे आकाश से एक ऐसी तीव्र ध्वनि निकली जो पूरे ईश्वरीय क्षेत्र में गूंज उठी। सिस्टम घोषणा, आपातकालीन सूचना। आपातकालीन सूचना, सिस्टम संबंधी सूचना। गॉड्स डोमेन में सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड में 12 घंटे का समय लगेगा। कृपया सभी खिलाड़ी 10 मिनट के भीतर गेम से लॉग आउट कर लें। सिस्टम संबंधी सूचना, गॉड्स डोमेन में सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड में 12 घंटे का समय लगेगा। कृपया सभी खिलाड़ी 10 मिनट के भीतर गेम से लॉग आउट कर लें। सिस्टम संबंधी सूचना, गॉड्स डोमेन में सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड में 12 घंटे का समय लगेगा। कृपया सभी खिलाड़ी 10 मिनट के भीतर गेम से लॉग आउट कर लें। ईश्वर के क्षेत्र में लगातार 4 सिस्टम घोषणाओं की गूंज सुनाई दी। आकाश से आ रही इस आवाज और दृश्य से अनगिनत खिलाड़ी हिल गए और सब इस पर चर्चा करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर के क्षेत्र में क्या हुआ है। सिस्टम में इस तरह के अचानक अपग्रेड की क्या जरूरत थी? आखिर यहां हो क्या रहा है? गॉड्स डोमेन इतनी तेजी से विकसित क्यों हो रहा है? सिस्टम अनाउंसमेंट सुनकर शी फैन की भौहें तन गईं। उसकी यादों के अनुसार गॉड्स डोमेन का पहला अपग्रेड कम से कम 1 महीने बाद होना था। अभी गॉड्स डोमेन का विकास शी फैन के लिए बुरी खबर थी। सिस्टम अनाउंसमेंट खत्म होते ही हर खिलाड़ी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा और गेम से लॉग आउट करने की तैयारी करने लगा। हालांकि कई खिलाड़ियों को सिस्टम अपग्रेड से असंतोष था, लेकिन गॉड्स डोमेन में रात होने लगी थी। खेल में बने रहने पर भी वे कुछ खास नहीं कर सकते थे। वे या तो दिन भर की फसल का लेन देन कर सकते थे या अपने साथियों से बातचीत कर समय का आनंद ले सकते थे। शी फैंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत रेड लीफ टाउन के नीलामी घर की ओर दौड़ लगाई और अयस्क, जड़ी बूटियां और अन्य कई तरह की वस्तुएं खरीद ली। दुर्लभ वस्तुओं को खरीदते हुए शी फैंग ने सब कुछ खरीद लिया। अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं खरीदने और अपना थैला पूरी तरह भरने के बाद शी फैंग बैंक की ओर भागा ताकि नीलामी घर में दोबारा जाकर और खरीदारी कर सके। दुर्भाग्यवश सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि उनके पास लॉग आउट करने के लिए केवल 3 मिनट बचे हैं। बैंक से वापस आने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। हाँ, मैं बस इतनी ही चीजें खरीद पाया। शी फैंग ने घड़ी देखी और एक असहाय आह भरी। सौभाग्यवश उसने अभी अभी व्यापार से काफी संख्या में सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए थे, जिससे वह 1 दर्जन से अधिक सोने के सिक्कों के मूल्य की सामग्री खरीद सका। इसके कुछ ही देर बाद शी फैंग लॉग आउट करने की तैयारी में होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई ऐसे खिलाड़ी मिले जो आने वाले सिस्टम अपग्रेड को लेकर बेहद उत्साहित थे। वे सभी आपस में चर्चा करने लगे और इस सिस्टम अपग्रेड से मिलने वाले फायदों के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। उनकी उत्सुकता देखकर शी फैंग को बस उन पर हंसी आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि ईश्वर के राज्य के विकास से लाभ होंगे। हालांकि इनमें से कई लाभ अप्रत्याशित होंगे। होटल पहुंचने के बाद शी फैंग ने एक दिन आराम करने के लिए 10 तांबे के सिक्के का शुल्क अदा किया। इसी बीच बाकी खिलाड़ियों ने देखा कि शी फैंग एक कमरा किराए पर लेने के लिए 10 तांबे के सिक्के बेहिसाब खर्च कर रहा था। उन्होंने 5-6 घंटे राक्षसों को मारकर इतनी रकम जमा की थी। ये खर्च सरासर फिजूल खर्ची थी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि शी फैंग पहले ही लेवल 7 पर पहुंच चुका है, तो उनमें से किसी ने भी उसके इस काम पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। लेवल 7 का खिलाड़ी रेड लीफ टाउन का सबसे ताकतवर खिलाड़ी होता है। अगर वे गलती से भी शी फैंग को उकसा देते तो उनके लिए वापस लेवल 0 पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर रेड लीफ टाउन में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। ये खिलाड़ी मन ही मन शी फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखते रहे। धनवान होने पर व्यक्ति काफी मनमौजी हो सकता है। शी फैंग ने अपने ही मग्न होकर एक अतिथि कक्ष में प्रवेश किया और अन्य खिलाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उन खिलाड़ियों को ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि उसने किसी भी स्थान से गेम से लॉग आउट करने के बजाय कमरा किराए पर क्यों लिया। जैसे ही सुबह सूरज निकला, शी फैंग अपने बिस्तर से उठा और अपने सिर से उन्नत गेमिंग हेलमेट उतार दिया। सुबह के 8 बज रहे थे, ठीक उसी समय जब उसे अपनी नियमित सुबह की ट्रेनिंग शुरू करनी थी। उसी समय शी फैंग के फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी से पता चला कि उसे ब्लैकी का फोन था। ब्लैकी, क्या कुछ हुआ? शी फैंग ने उत्सुकता से फोन उठाया। आमतौर पर ब्लैकी उससे तब तक संपर्क नहीं करता था जब तक कि कोई जरूरी बात न हो। भाई फैंग, कुछ बड़ा हुआ है। जल्दी से अपना टीवी चालू करो। अभी अभी न्यूज़ चैनल यही दिखा रहे हैं। लगभग सभी टीवी चैनल यही दिखा रहे हैं। ब्लैकी ने हौंकते हुए और बेहद उत्साहित स्वर में कहा।
अगर शी फैंग ब्लैकी को नहीं जानता होता तो शायद उसे लगता कि ब्लैकी कोई कठिन कसरत कर रहा है। शी फैंग ने अपने जर्जर अपार्टमेंट में पुराना और छोटा टीवी चालू किया। फिर उसने चैनल बदले और पाया कि हर चैनल पर एक ही समाचार रिपोर्ट चल रही थी। आज सुबह 5 बजे दुनिया की शीर्ष 1000 सबसे बड़ी कंपनियों ने गॉड्स डोमेन में निवेश करने का अपना निर्णय घोषित किया। वे आभासी अर्थव्यवस्था के विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही ये सभी कंपनियां अपने अपने गॉड्स डोमेन वर्कशॉप स्थापित करेगी। गॉड्स डोमेन पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक घोषणा के महज 3 घंटों के भीतर ही गॉड्स डोमेन वर्चुअल गेमिंग हेलमेट बेचने वाले सभी विक्रेताओं के पास ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये सब दुनिया भर की कंपनियों द्वारा गेम में किए गए निवेश के कारण संभव हुआ। परिणामस्वरूप गॉड्स डोमेन के खिलाड़ियों की संख्या में अचानक 8 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई। साथ ही वर्तमान खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1.8 अरब हो गई, जो किसी भी वर्चुअल रियलिटी गेम के खिलाड़ियों की संख्या का विश्व रिकॉर्ड है। टेलीविजन पर लगातार तरह तरह की खबरें चल रही थीं। समाचार रिपोर्टों में ईश्वर के क्षेत्र को मानव जाति के लिए दूसरी दुनिया बनाने के विचार का प्रचार किया जा रहा था और सभी को खेल का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। साथ ही मुख्य ईश्वर प्रणाली द्वारा डेटा संग्रह को और आगे बढ़ाने और ईश्वर के क्षेत्र को और अधिक पूर्ण बनाने के लिए बुनियादी वर्चुअल रियलिटी हेलमेट की कीमत 8000 क्रेडिट से घटाकर 4000 क्रेडिट कर दी गई थी। उन्नत वर्चुअल रियलिटी हेलमेट और वर्चुअल गेमिंग केबिन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये तो बहुत जल्दी हो गया। ये खबरें सुनने के बाद शी फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उन्हें इन खबरों से कोई हैरानी नहीं हुई। हालांकि रिपोर्ट उनकी अपेक्षा से थोड़ा पहले ही आ गई। शी फैंग के पिछले जीवन में ये रिपोर्टें गॉड्स डोमेन के संचालन के 10 दिन बाद ही सामने आईं। इन बड़ी कंपनियों द्वारा गॉड्स डोमेन में निवेश करने के कारण वर्चुअल रियलिटी गेम्स को व्यापक लोकप्रियता मिलने लगी। पूरा वर्चुअल गेमिंग जगत एक भयंकर आग की तरह जल उठा और पहले सेवानिवृत्त हो चुके सभी गेमिंग विशेषज्ञ गॉड्स डोमेन में शामिल हो गए। इसके अलावा गॉड्स डोमेन की लोकप्रियता के कारण बचे हुए कुछ लोकप्रिय वर्चुअल रियलिटी गेम्स को भी बंद करना पड़ा। परिणामस्वरूप सभी प्रभावित गेमर्स गॉड्स डोमेन में चले गए, जिससे गेम के खिलाड़ियों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि हुई। गेम के भीतर प्रतिस्पर्धा भी और अधिक तीव्र हो गई। सभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स में एक निश्चित समानता थी, सीमित संसाधन। यदि किसी कस्बे की मूल आबादी अचानक कुछ हजार से बढ़कर 10,000 से अधिक हो जाती, तो उपलब्ध संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती। स्वाभाविक रूप से वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ जाती। तो इसीलिए अचानक शी फैंग को ये बात समझ में आ गई। ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिन डिजाइन खरीदने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरअसल इसका कारण बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खेल में किया गया निवेश और खेल में शामिल हुए 8 करोड़ नए खिलाड़ियों की वजह से था। ये सभी खिलाड़ी लेवल 0 पर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उपकरणों की तीव्र आवश्यकता थी। वे ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिन डिजाइन खरीदने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, बड़ी मात्रा में ग्लिमर चेस्टप्लेट बनाकर खूब पैसा कमाते थे। कितनी अफसोस की बात है, ये नए खिलाड़ी बिल्कुल गलत समय पर आए हैं। शी फैंग को गॉड्स डोमेन में अभी अभी शामिल हुए खिलाड़ियों पर तरस आया। उन्होंने जिस समय को चुना वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। इतने सारे विकल्पों में से उन्होंने गॉड्स डोमेन के पहले विकास के ठीक बाद शामिल होने का फैसला किया। इसी के साथ उनका विनाश निश्चित था। ईश्वर के क्षेत्र का उन्नयन खेल का स्वतः विकास था। हालांकि इस मामले का सही अर्थ किसी को समझ नहीं आया। जब तक वे स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वे इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। शी फैंग ने अपग्रेड के बजाय विकास शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि विकास का अर्थ था आगे बढ़ना और अनुकूलन करना। संक्षेप में, ये योग्यतम की उत्तरजीविता थी। जब खिलाड़ी ईश्वर के क्षेत्र में अपना जीवन जी रहे थे, तब मुख्य ईश्वर प्रणाली खेल से लगातार विभिन्न डेटा एकत्र करती थी। जब एकत्र किया गया डेटा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था, तो मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता था, जिसका अर्थ था विकास। आभासी वास्तविकता ने खिलाड़ियों को एक यथार्थवादी काल्पनिक दुनिया का बेहतरीन अनुभव प्रदान किया। हालांकि किसी आभासी चीज को वास्तविकता में बदलना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा ईश्वर का लोक एक अत्यंत यथार्थवादी दुनिया थी जिसमें जादू और महामानव मौजूद थे। इसीलिए मुख्य ईश्वर प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रणाली का उद्देश्य ईश्वर के लोक को और भी अधिक यथार्थवादी दुनिया में बदलना था और इसे लगातार परिपूर्ण और विकसित करना था।
शी फैंग को लगा कि इस विकास को तेज करने का मुख्य दोषी वह खुद ही होना चाहिए। उसने तर्क दिया कि उसके पिछले जीवन में टीम डंजन का हेल मोड गॉड्स डोमेन के खुलने के ठीक 1 महीने बाद पूरा हुआ था और उसके तुरंत बाद अपग्रेड भी आ गया था। अभी टीम डंजन का हेल मोड पूरा हो चुका था और इसी तरह गेम ने लगभग तुरंत ही सिस्टम अपग्रेड की घोषणा कर दी। अंततः उन्होंने शेड्यूल को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब तक की बातों पर विचार करते हुए शी फैंग को अचानक लगा कि उसे भविष्य में अपने कार्यों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। इस बार अपनी किस्मत के चलते उसे ट्वाइलाइट इको की एक्वा रोज से अचानक मिलने का मौका मिला। इस सौभाग्यपूर्ण मुलाकात ने उसे आसानी से 10 मिलियन क्रेडिट से अधिक कमाने का अवसर दिया। आज भी शी फैंग को ऐसा लग रहा है जैसे वह सपने में हो। हालांकि इस विकास के बाद उसके लिए इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम कमाना लगभग असंभव था। यदि इस दौरान उन्होंने बड़ी रकम नहीं कमाई, तो अब जब प्रमुख निगमों ने खुद को इसमें शामिल करने का फैसला कर लिया है, तो ईश्वर के क्षेत्र के विकास के अलावा ईश्वर के क्षेत्र में उनकी योजनाओं को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट पढ़ने के बाद शी फैंग ने अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा काम था जिसे उसे हर दिन करना पड़ता था। अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां गॉड्स डोमेन में प्रवेश कर चुकी हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से कई अनुभवी गेमर्स और प्रतिभाशाली नए खिलाड़ियों को अपने यहां भर्ती कर लिया होगा। वे शायद फाइटिंग टूर्नामेंट्स के विशेषज्ञों को भी भर्ती कर लें। इन विशेषज्ञों का स्तर गॉड्स डोमेन के आम खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग था। उन्हें खेल में माहिर बनने में बहुत कम समय लगता था। सही मार्गदर्शन मिलने पर उनका विकास तेजी से होता। इन खिलाड़ियों के आने से गॉड्स डोमेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अपनी बढ़त को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए शी फैंग को अपने शरीर को तेजी से और लगन से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। शरीर को प्रशिक्षित करने से पोषक तत्वों से ऊर्जा के अवशोषण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिससे और भी अधिक पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ेगी। इस तरह वही ईश्वर के क्षेत्र में अपनी युद्ध क्षमता को और भी बढ़ा सकेगा। सुबह की कसरत पूरी करने के बाद शी फैंग अपने शरीर को पौष्टिक तरल पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए घर से निकलने की तैयारी करने लगा। साथ ही वह एक बेहतर घर की तलाश भी करने लगा। इस अस्वस्थ वातावरण से घिरे किराए के अपार्टमेंट में रहना उसके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता था। चूंकि उसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी, इसलिए अब उसके लिए नया ठिकाना ढूंढने का सही समय था।